जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज से नया सब्जेक्ट शुरू होगा हमारा जैन ब्रह्मांड विज्ञान, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो ब्रह्मांड विज्ञान है, जो पूरे 14 राजलोक, और उसको अभी हम हायर लेवल में जाएंगे। अभी तक हमने क्या किया था, जो 50 निकाय है वो जाना ब्रह्मांड। लास्ट ईयर ब्रह्मांड विज्ञान में क्या क्या किया, किसी को कुछ याद है? 50 निकाय, षड्द्रव्य याद आ रहा है? 14 राजलोक, उसके विभाग, 7 नरक और ये सब देखा। और देवलोक के मामले में तो हमने सब जान लिया, देवों और सबके मामले में। लेकिन अब जो है वो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से पूरी भूगोल को अभी हम जानेंगे। और लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में हमने 14 राजलोक किससे बना है वो जाना, बराबर। अब उसकी स्थिति कैसी है वो जानेंगे, मतलब 14 राजलोक के हर एक एरिया को जानेंगे। तिर्यक लोक क्या है वो जानेंगे। अधोलोक कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है। ऊर्ध्वलोक कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है। अब ये सारी चीज हर एक में डिटेल से हम जाएंगे। आपके सामने ये प्रेजेंटेशन का पिक्चर है, उसमें आपको दिख रहा है। वैसे तो सबसे पहले तो पल्लवी पार्श्वनाथ भगवान पालनपुर के हैं, हम उनको नमस्कार करेंगे। और ये उनको नमस्कार करने के बाद ही ये शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी जो यहाँ तक की जर्नी है, जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इसके पीछे पल्लवी दादा ही है। और उनके मंदिर, उनकी भक्ति और वहाँ के देवों की स्थिति मैं कभी बताऊंगी आपको कि क्या हुआ था और किस प्रकार से मुझे ये सारे पंचांग और ये सबके गणित के सवाल के जवाब मिले थे, उसकी भी बात मैं कभी बताऊंगी। आज हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? आओ, ठीक है, यस, आओ। दिख रहा है ना? मैंने थोड़ा पेज घुमा है, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। बस चलो, देखो ये मेरा कर्सर घूम रहा है। बराबर। तो यहाँ अब ये नीचे की, ये तो ऊपर की बात है, जमीन के नीचे की मैं बात करूंगी। ये किनारे से जम्बू द्वीप, यहाँ 0 योजन जमीन की ऊंडाई मानो। धीरे धीरे आपका एरिया से शुरू होगी ऊंडाई 6 योजन, 100 योजन, 125 योजन, 250 योजन करते जब अंदर तक पहुंचेगा, तब तक मेरू पर्वत तक ये ऊंडाई 900 योजन तक हो जाएगी। कितनी? 900 योजन तक ऊंडी हो जाएगी। और वापस वो पीछे के एरिया में ऐसे ही नीचे उतरेगा। ऐसे ही यहाँ के एरिया में भी देखो, यहाँ जो ऊंचाई है ना, इससे यहाँ नीचाई हो गई है, दिखा? ये नीचा हो गया, दिख रहा है आपको? यस, ये नीचा हो गया, हो चुका है। और यहाँ पे ऊंचाई। तो इसी तरह चारों तरफ जम्बू द्वीप, चारों तरफ से बाहर के बॉर्डर तक वो 0 योजन जितनी नीचे आ जाएगी, बिल्कुल सपाटी पे। और धीरे धीरे चढ़ के ऊपर ये जो मेरू के आसपास का इतना गोलाई का एरिया है ना, वो 10,000 योजन है। कितना है? मेरू की गोलाई 10,000 योजन। तो यहाँ 10,000 योजन के भाग में नीचे 900 योजन ऊंडा है, और यहाँ 0 योजन, 0 योजन ऊंडाई जमीन के नीचे। और यहाँ से 0 से शुरू होते होते 900 योजन तक ढाल आ जाएगा ना। बस ये क्लियर हो गई बात आपको, है ना? मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप को ऐसे समझना है। बराबर मध्य में ऐसे मेरू है, और ये जम्बू द्वीप जो बराबर मध्य के 10,000 भाग का जो मेरू है, वहाँ ये 900 योजन जितना जमीन के नीचे ऊंडा हो गया। और यहाँ जमीन के नीचे 0 योजन, यहाँ से 900 से लेके 0 तक ये आपका नीचे उतरता जाएगा, बराबर। यहाँ से भी नीचा, यहाँ से भी नीचा, 8 दिशाओं से ये ऐसे नीचा होता जाएगा सब जगह से।
ठीक है, समझ में आ गया? यही पिक्चर समझना है, यही इम्पोर्टेंट है। ओके, आओ, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ये तिर्यक लोक है, जो अर्धराज ऊपर, ये बराबर बीच में मध्य का मेरू, ठीक है। अर्धराज ऊपर और अर्धराज नीचे छोड़ना है। देखो समझ में आ रहा है? ये पूरा एक राज, जो आपके 14 राजलोक के बराबर मध्य में एक राज का तिर्यक लोक, तिरछा लोक के एक राज के अति मध्य स्थान में जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप है बराबर मध्य में, आधा राज ऊपर छोड़ना है, आधा राज नीचे छोड़ना है, और बराबर मध्य में जम्बू द्वीप। समझ में आया? हाँ, सब जगह से, यहाँ से भी मध्य में, यहाँ से भी मध्य में, ऊपर से भी मध्य में, नीचे से भी बराबर अति मध्य स्थान में जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है, जम्बू का मेरू। और ये पूरे आपके अर्धराज तक यहाँ, अर्धराज तक यहाँ, अर्धराज तक ऊपर, अर्धराज तक नीचे, सब दिशा विदिशा सब जगह से आधा 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 राज का फर्क हुआ। देखो अब यही चीज आप यहाँ पे भी समझ लो। देखो आओ, आपको यहाँ भी समझना इसी चीज को। देखो ये जो है बराबर ये मध्य में मेरू, तो आपको अभी समझना है ये बराबर तिर्यक लोक के एक रज्जु के मध्य में पूरा एरिया आ गया। समझ में आ गया? यहाँ से ऊपर अर्धराज जाएगा, यहाँ से नीचे आधा राज जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट में भी आधा राज जाएगा, यहाँ से राइट में, हर दिशा विदिशा में आधा 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 राज, आगे आगे तक, एंड तक, यहाँ से एंड तक तिरछा लोक, सब 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे चारों तरफ 10 दिशाओं में बराबर इस तरह से तिरछा लोक है। अब आपको ये पिक्चर में यही बात समझ में आ गई? ये जम्बूद्वीप बराबर मध्य भाग में है, बराबर मध्य भाग, ठीक है। ये 14 राजलोक और तिरछा लोक का मध्य स्थान है। और ये मध्य स्थान कैसे पता चलेगा? क्योंकि बराबर नीचे, मेरू के नीचे, जो मैंने आपको बताया कि 900 योजन है, वो 900 योजन के सबसे नीचे इस प्रकार से अष्टरूचक प्रदेश है। ये मेरू पर्वत के बराबर मध्य में, मतलब तिरछा लोक का बराबर मध्य हो गया, और 14 राजलोक का भी मध्य हो गया। समझ में आई बात? ये 14 राजलोक का भी मध्य है, पाठ आएगा बाद में, अभी मैं आपको समझाती हूँ। 14 राजलोक का भी मध्य है और तिरछा लोक का भी मध्य है, तो सबका मध्य होने के कारण ये अष्टरूचक प्रदेश से 8 दिशा 10 दिशा यहाँ से ही जाती है, ठीक है। ठीक है, ये अष्टरूचक प्रदेश है। ऐसे 8 प्रदेश होंगे, चार दिशा में चार विदिशा में 4, ऐसे 8 रूचक प्रदेश है। और बराबर यहाँ से लेके दिशा सीधी अंतिम तक सीधी दिशा जाएगी हर जगह। यहाँ से यहाँ सीधी जाएगी, यहाँ से यहाँ सीधी जाएगी। विदिशा भी 8, मतलब दिशा विदिशा तो सेम रोड पे ही जाएगी ना। तो देखो यहाँ से बाजू में ही लवण, देखो ये सबसे ये प्रदेश ऊंचा हो गया, सबसे ऊंचा जम्बू हो गया। देखो लवण बराबर उसके नीचे से शुरू हो रहा है ना। और लवण दिशा मेरू के नीचे से जा रही, लेकिन यहाँ सबके ऊपर से जाएगी। कहाँ से जाएगी? ऊपर से जाएगी, सबके ऊपर से जाएगी। अब ये यहाँ जम्बू द्वीप है, उसके बाजू में देखो आपको यहाँ लवण दिख रहा है, ये ऐसा उतरा हुआ नीचे 2 लाख योजन। जैसे ये 1000 योजन है, ये 2 लाख योजन नीचे, अरे 1 लाख योजन नीचे उतरा है। देखो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ लवण आ गया। हाँ, अब बाजू में आओ घातकी खंड, देखो ये भी बराबर, ये मेरू से नीचा है, 15,000 योजन जितना नीचा है ये मेरू से, ये जम्बू से, ये मेरू से, ये मेरू पर्वत नीचा है। और यहाँ कोई रूचक प्रदेश नहीं, रूचक प्रदेश खाली जम्बू के मेरू के नीचे है। मेरू 5 है, मेरू पर्वत कितने हैं? टोटल 5 मेरू पर्वत है, लेकिन रूचक प्रदेश खाली जम्बू द्वीप के मेरू के नीचे आएगा और कहीं पे भी नहीं आएगा।
समझ में आया? क्योंकि ये मध्य में है, अति मध्य में है, और 8 दिशाओं या 10 दिशा नीचे और ऊपर, 10 दिशाओं के जो रुचक प्रदेश है ये बराबर मध्य में ही होते हैं। मध्य से ही सारी दिशा विदिशा निकलेगी। यहाँ से वापस सारी विदिशा दिशा निकल सकती है क्या? नहीं। तो एक मेरू यहाँ घातकी खंड का, उसके बाजू में अब कालोदधी की ऊंडाई जितनी चौड़ाई है उसकी आधी, मतलब अगर कालोदधी 4 लाख योजन चौड़ा है, 8 लाख योजन, कितना चौड़ा है? 8 लाख योजन। तो 8 लाख योजन चौड़ा है तो 4 लाख ऊंडा हो गया, बराबर उससे आधा ऊंडा। तो ये लवण से ज्यादा ऊंडा हुआ ना। देखो आपको ये बॉर्डर से कालोदधी जरा नीचे उतरा है, समझ में आया? उसके बाद आया अर्ध पुष्कर, और अर्ध पुष्कर का एक और चौथा मेरू। जैसे घातकी खंड का एक मेरू, यहाँ का तो 5 मेरू इस तरफ आ गए, 3 मेरू, 1 2 3, एक तो मध्य में है, उसके अलावा ये 2 मेरू पश्चिम घातकी खंड के। और आओ इस तरफ भी आपको 2 मेरू मिलेंगे, मिलना चाहिए ना। पूर्व में भी जितनी जगह उस तरफ है उतनी यहाँ लवण देखो नीचे उतरा हुआ है, 2 लाख जितना। उसके बाद वापस घातकी खंड का मेरू आएगा, उसके बाद कालोदधी पर्वत, ठीक है। अरे कालोदधी समुद्र, तो वो भी ये वाला घातकी खंड का एरिया 4 लाख जितना चौड़ा है, तो ये वाला 8 लाख हो जाएगा, तो 4 लाख ऊंडा भी हो जाएगा ना। तो ये लवण से ये समुद्र ज्यादा ऊंडा। और उसके बाद वापस अर्ध पुष्कर का मेरू, तो 5 मेरू इस प्रकार से एक लाइन में आ गए। आए कि नहीं? आए। बस ये 5 मेरू एक साथ एक ही लाइन में आ गए। इसके और पिक्चर भी मैं बताऊंगी। और बराबर यहाँ नीचे उतरते 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 अभी मैं आपको बाद वाले पिक्चर में बताती हूँ। देखो आओ, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा ये तिरछा लोक कैसा दिख रहा है। आओ देखो, ये बराबर मध्य का मेरू, जम्बू द्वीप और मध्य का मेरू, और अब ये एक रज्जू तक नीचे कैसे उतर रहा है आप उसको देखोगे। आओ देखो, समझ में आया ये कैसे सारे लवण उतर रहा है? देखो लवण कितना नीचा उतरा, यहाँ तक ही लवण है, लेकिन कालोदधी ज्यादा नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचाई पर ऊंडाई आगे आगे ऊंडाई बढ़ती जाएगी। और पूरा ये एक रज्जू तक ये मेरू के नीचे का जो एरिया है, देखो देखो ये मैंने जैसे बनाया है, दिख रहा है आपको कर्सर से दोनों तरफ से? ये पूरा एरिया यहाँ जितने पर्वत नीचे, अरे समुद्र में ऊंडे होते जाएंगे तो ये बाकी की जो जमीन है, ये जमीन नहीं है यहाँ पे, ये क्या है? अवकाशांतर। क्या है? अवकाशांतर। जो रत्नप्रभा नारकी के ऊपर का अवकाशांतर है उसको रत्नप्रभा नारकी का आकाश खंड शब्द से शास्त्र में उसको बताया गया है। क्या उसमें क्या कहा गया है? रत्नप्रभा नारकी का आकाश खंड। ये रत्नप्रभा नारकी का आकाश खंड है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये तिरछा लोक का बराबर मध्य स्थान है, और ये 14 राजलोक का भी अति मध्य स्थान है। मैं दोनों चीज फिर से बोल रही हूँ। ये जो जम्बू का मेरू है, मेरू के नीचे के यहाँ के अष्ट प्रदेश, अष्ट रुचक प्रदेश, देखो ये एरो किया हुआ है, ठीक है ना। और ये तिरछा लोक का मध्य स्थान है, ये 14 राजलोक का भी मध्य स्थान है। यहाँ से ही 10 दिशा निकलती है, और यहीं पे ही अष्ट रुचक प्रदेश है। बस अष्ट रुचक प्रदेश, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। पूरा आपको भूगोल क्लियर हो गया? हो गया ना, चलो बहुत अच्छा। ये आपका 2.5 द्वीप, जहाँ पे 5 मेरू है, जहाँ पे आपको 5 मेरू भी दिख रहा है, और जहाँ पे आपको आओ 5 मेरू दिख रहा है ना, यहाँ देखो
ये 5 मेरू तक का एरिया, ये मैंने खाली 2.5 द्वीप किया है, लेकिन अर्धराज तो बहुत दूर तक आएगा। बराबर बराबर बराबर। चलो बहुत अच्छी बात, आओ आगे जाएंगे। આજે સવારે ક્લાસ હતા મને તો એમ કે 3:30 જ છે એટલે મેં ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, આમાં તો હજી પિક્ચર જ સમજાવી રહી છું, કઈ વાંધો નથી। હા, હમણાં તો પિક્ચર જ સમજાવી રહી છું, એટલે તમને ઈઝી થઈ જશે, પિક્ચર પાછું સમજવાનું જ છે એટલે ઈઝી થઈ જશે, नो प्रॉब्लम। जो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, देखो जो आपने तिर्यक लोक का एरिया देखा था ना पीछे में, ये पूरा जो हमारा जो तिर्यक लोक में बराबर अति मध्य एक रज्जू का तिर्यक लोक, उसमें अति मध्य में ये मेरू, जम्बू और मेरू, उसके बाजू में ऐसे ही द्वीप समुद्र मिलके ये पूरा जो एरिया है, आओ देखो ऐसे ऐसे जाएगा ना, हर एक के बाद एक मेरू द्वीप समुद्र, समझ में आ रहा है? हाँ, अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, देखो अभी दिख रहा है ना बराबर? ये आपके एक एक करके द्वीप समुद्र होते होते, एक एक द्वीप समुद्र होते होते, ये पूरा जो तिर्यक लोक है वो स्वयंभू रमण समुद्र तक, कहाँ तक? स्वयंभू रमण समुद्र तक ये आपका एक रज्जू की त्रस नाड़ी गई। कितना गया? एक रज्जू की त्रस नाड़ी में बीच के मेरू से लेके पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, सभी 10 दिशाओं में स्वयंभू रमण समुद्र तक। अब यहाँ में ध्यान दीजिए, ये जम्बू से लेके स्वयंभू रमण समुद्र, अब ये सबकी ऊंडाई कैसे देखोगे? जो अभी मैंने बताई, मैं वापस वहां लेके आ रही हूँ आपको। देखो अब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि जैसे ये ऊंडाई नीचे उतर रही है ना, आओ तो ये स्वयंभू रमण समुद्र यहाँ तक ऊंडा हो गया। धीरे धीरे समुद्र ऊंडे होते जाएंगे असंख्य योजन तक, यहाँ तक असंख्य योजन तक, क्योंकि आधा रज्जू तो असंख्य योजन ही होता है। ये अति मध्य में है आधा रज्जू, ऊंचाई में यहाँ से यहाँ आधा रज्जू, तो आधा रज्जू जितने तक ये नीचे उतरेगा, सारे द्वीप समुद्र एक के बाद एक ऊंडाई में उससे डबल ऊंडे होते जाएंगे। क्लियर हो गया? जैसे लवण 1 लाख ऊंडा है, कालो दधी 2 लाख ऊंडा, उसके बाद समुद्र तीसरा जो समुद्र पुष्करवर आएगा वो उससे भी 2 लाख ऊंडा। देखो मैं अभी वापस आपको दूसरे पिक्चर पे ला रही हूँ, इसमें आ जाइए आप। ये जम्बू है, जम्बू के बाद, पहला जम्बू के बाद लवण समुद्र 2 लाख ऊंडा, उसके बाद फिर से द्वीप घातकी खंड, उसके बाद जो पुष्करवर समुद्र है वो 4 लाख ऊंडा, उसके बाद वापस द्वीप, उसके बाद का समुद्र 8 लाख ऊंडा, उसके बाद द्वीप, उसके बाद का 16 लाख ऊंडा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऊंडाई उतरती असंख्य द्वीप समुद्र में ऊंडाई असंख्य योजन हो जाएगी। बराबर इस तरफ भी ऊंडाई असंख्य योजन। तो ऐसे तो सभी 10 दिशाओं में हो गई ना ऊंडाई, 4 दिशा 4 विदिशा सब में हो गई ना। अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना कि हमारा ये जम्बू द्वीप कितना ऊंडा है, कितना चौड़ा है, ऊपर नीचे मिला के 1 लाख रज्जू योजन। क्लियर हो गया? हाँ हो गया, चलो अच्छी बात। अब जिन्होंने भी बाद में सुना है वो आप ये देख लेना, कल मेरे को पूछ लेना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो हम वापस इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये सारा परफेक्ट बैठ जाएगा। आओ देखो जो मैं बोली हूँ ना, ये सारी चीज आपको यहाँ मिलेगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये मैं पढ़ भी रही हूँ आपके साथ में। सारे तिरछा लोक में रहे द्वीप और समुद्रों का प्रमाण
आपको ये जानना ही है, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर पहला द्वीप है तो दूसरा उससे डबल ऊंडा है। जैसे कि ये जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है, तो उसके बाद का समुद्र है वो डबल होगा 2 लाख योजन। तो जितना ये 2 लाख योजन है तो उसका आधा, मतलब कि ये जो 1 लाख है वो इतना वो ऊंडा हो जाएगा। अब आओ घातकी खंड 4 लाख योजन है, कालोदती समुद्र 8 लाख योजन है, तो बराबर वो 4 लाख जितना ऊंडा हो जाएगा। समझ में आया? फिर पुष्करवर द्वीप 16 लाख है, पुष्करवर समुद्र 32 लाख है, तो वो बराबर 32 से आधा यानी कि 16 लाख जितना वो नीचे जमीन में ऊंडा हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे, अभी मैं सारा द्वीप समुद्र के नाम तो नहीं बोल सकती क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्र है। असंख्य माने यहाँ पे 51 द्वीप और 51 समुद्र दिए गए हैं। आपको किताब तो मिल ही जाएगी, आप सब वो किताब से देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो लास्ट वाला 51 वाला है उसका नाम बोल रही हूँ भुजगराव समुद्र, भुजगराव भास समुद्र। और ये कितना लाख है, मुश्किल है वो तो समझाना भी। एकम दशक शतक गजा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मैं अभी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। सुनो अभी 11,25,899 अबज। समझ में आ रहा है? 11,25,899 अबज। ठीक है, इतना योजन ये द्वीप चौड़ा है और वही समुद्र उससे डबल, यानी कि समुद्र उसके बाद वाला वो है 2,25,11,799 इतना अबज, ये इतना अबज योजन तक ये समुद्र चौड़ा है। तो अब आप समझ सकते हो कि आगे 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 और भी असंख्य द्वीप समुद्र है। ये तो 51वां नाम है और भी द्वीप समुद्र है। और उसके बाद अंतिम आता है, क्योंकि अबज के बाद तो हमारे पास गिनती ही नहीं है, इसीलिए उससे असंख्य 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 बात कहा जाता है। तो यहाँ इसके बाद, ये 51 के बाद मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। इसके बाद इसी तरह असंख्य द्वीप समुद्र आने के बाद सूर्यवरा भास नामक द्वीप समुद्र आते हैं। उसके बाद अनुक्रम से देव द्वीप, उसके भी तिकड़ी ऐसी देव समुद्र, देव नाग समुद्र, ऐसे यक्ष द्वीप, यक्ष समुद्र, भूत द्वीप, भूत समुद्र, और अंत में जो आएगा वो है स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप, स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र। और यहाँ तक जंगाचारण मुनि जा सकते हैं, जो लब्धिधारी होते हैं, जो उड़ के जाते हैं, वो यहाँ तक जरूर जा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया? यहाँ तक असंख्य योजन आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बराबर। हाँ, ठीक है। तो ये आपने जाना कि जो स्वयंभू रमण समुद्र तक 1 योजन का तिरछा लोक असंख्य योजन बोला गया है, वो ऐसे इस प्रकार से द्वीप और समुद्र से मिलके ही असंख्य योजन होता है। चलो, रत्नप्रभानो आकाशखंड अर्धरज्जुनो। असंख्य शब्द में ही सब आ जाता है, हम तो इतना ही कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। रामायण में
लास्ट આવે સૌથી हाँ बस स्वयंभू रमण लास्ट, उसके बाद तो कोई द्वीप समुद्र है ही नहीं। અચ્છા એ અસંખ્યમાં છેલ્લું हाँ, असंख्य के बाद लास्ट वाला स्वयंभू रमण, और उससे पहले 3 तिकड़ी ही आएगी, बहुत सारे, जैसे रुचक द्वीप, रुचक वर द्वीप और रुचक वराव भास द्वीप। तो जैसे ये 3 आया ना, वो तीनों के नाम से समुद्र, सूर्य द्वीप, सूर्य वर द्वीप, सूर्य वराव भास द्वीप, और यही तिकड़ी का ही उसमें समुद्र। ठीक है, तो जम्बू द्वीप उसके भी तिकड़ी का ही समुद्र है। तो ये सारी चीज तो, क्योंकि असंख्य में क्या करेंगे, नाम तो देना पड़ेगा ना कोई, तो कोई ना कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। आओ चलो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब 2.5 द्वीप पे आ जाएंगे, क्योंकि असंख्य योजन और असंख्य द्वीप पे तो हमें सिर्फ कल्पना ही करनी है कि कितना बड़ा होगा इस चीज को तो हम सच में समझ भी नहीं पाएंगे। तो हमको यही समझना है कि ये सब इतना 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 बड़ा है। अब यहाँ पे जो एक और मुद्दा है उसकी बात करेंगे। 2.5 द्वीप में रहे शाश्वत पदार्थ। अब आपके सामने ये जो आ रहा है मुद्दा, वो है 2.5 द्वीप में रहे हुए शाश्वत पदार्थ का यंत्र। यहाँ पे ये यंत्र है 2.5 द्वीप में शाश्वत पदार्थ। थोड़ा हमने फर्स्ट ईयर में भी समझा था, लेकिन यहाँ उसको फिर से इसीलिए समझना है कि आपको अभी धीरे धीरे 2.5 द्वीप का पता चल रहा है, कितना योजन चौड़ा कैसा है वो। जैसे जम्बू द्वीप के बाद तो सीधी लाइन में जाएंगे, क्योंकि दिशाएं सीधी लाइन में ही जाती है, तो सीधे लाइन में सारे द्वीप समुद्र की ऊपर की सतह आ जाएगी, पर नीचे की जो सतह आएगी ऊंडाई, वो धीरे धीरे और नीचाण में ऊंडाई बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? और ये जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं वापस आपको पिक्चर में एक बार समझा रही हूँ, देख लीजिएगा। मैं आपको वापस वही चीज समझा रही हूँ। आओ, ये सारे जो आपने द्वीप और समुद्र समझे, यहाँ से आप उसको समझो। देखो, ये सारे ऊपर से तो एक ही लाइन में आ रहा है। देखो यहाँ दिख रहा है, ये जैसे जम्बू का मेरू है, उसके बाद लवण ये लाइन में ही जाएगा। देखो यहाँ से समभूतल, लवण इसके लिए उसको समभूतल बोला है, क्योंकि ये यहाँ से पूरी दिशा तक ये सारा समभूतल जाएगा। घातकी खंड, उसके बाद आएगा ये पर्वत, ये सब। आओ, ये सारा पिक्चर में इसलिए आपको बार बार ले जा रही हूँ और समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आओ, समझ में आ रहा है? यहाँ से ये जम्बू का मेरू है, उसके बाद लवण, घातकी, कालोदधी, अर्धपुष्कर, और बाद भी आपने जो देखा उसको दिमाग में धार लीजिए। ये सारे अष्टरूचक से सीधी दिशा में ही आ रहे हैं। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर की सतह सीधी आ रही है सबकी, लेकिन नीचे की सतह में फर्क इसलिए आएगा क्योंकि लवण 1 लाख ऊंडा, कालोदधी 2 लाख ऊंडा, उसके बाद आएगा वो 4 लाख ऊंडा। तो धीरे धीरे सारे समुद्र ऐसे ऊंडाई में नीचे उतरते जाएंगे। बराबर? પેલું લાસ્ટ છે એનું માપ આપેલું છે। असंख्य योजन ना, माप कहाँ से होगा? अच्छा, बस असंख्य। ये जो मध्य में जम्बू है, एक रज्जू का तिर्यक लोक, तो नीचे तक भी आधा रज्जू, ऊपर तक भी अर्धराज। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मिलेगा तो आपको। देखो अर्धराज पढ़ रहे हो आप? मेरा कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है? बस, तो यहाँ रुचक से ऊपर अर्धराज जाएगा, रुचक से नीचे अर्धराज जाएगा। तो ये जो अर्धराज आप ऊपर जा रहे हो, ऐसे ही यहाँ से नीचे उतर रहे हो, तो ये लवण और ये सब नीचे 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 जब तक उतरेगा, बाकी का सारा एरिया है वो रत्न प्रभा, पृथ्वी का आकाश खंड, जो बराबर जम्बू के मेरू के नीचे से शुरू हो रहा है अर्धराज तक, तिरछा लोक के असंख्य द्वीप समुद्र तक ये फैला हुआ है। ये दोनों चीज को आपको समझना है। तिरछा लोक, असंख्य द्वीप, असंख्य योजन तक ये फैला हुआ है तिरछा लोक, लेकिन रत्न प्रभा का आकाश खंड नीचे है, तभी तो वो फैला हुआ है। बोलो, ये सारी पृथ्वी को टिकने के लिए कुछ वैक्यूम चाहिए कि नहीं चाहिए नीचे? हाँ या ना? उसके बाद रत्न प्रभा शुरू होगी। પેલો દટ્ટો આપણે પેલું લગાવીએ છીએ ને, ખબર છે?
તો એમાં આખું એવી રીતે જ હોય છે बस तो अभी समझो, देखो ये जमीन है, धीरे धीरे जमीन ऐसे क्रॉस में उतर रही है नीचे, ऊंडाई। हाँ 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 हाँ, बस अभी क्लियर हो गया। आओ अभी एक जो दूसरे पिक्चर में ना उसमें देखो यहाँ मैंने आपके लिए ये ड्राइंग भी करके रखा है, ये दूसरे पिक्चर में। आओ देखो ये ड्राइंग, अब समझ में आ गया। बस अब ये जो क्रॉस उतरेगा यहाँ आपको जमीन मिलेगी, खड़क मिलेगा, मिट्टी मिलेगी सब, लेकिन ये एरिया में पूरा वैक्यूम, अवकाश अंतर। क्या ये रत्न प्रभा नारकी का असंख्य योजन का अवकाश अंतर हुआ। एक रज्जु के तिर्यक लोक में मध्य में मेरु, आधा राज नीचे, आधा राज ऊपर, तो बराबर आधा राज नीचे ये अवकाश अंतर छोड़ने के बाद रत्न प्रभा शुरू होगी। ठीक है, बस। રત્ન પ્રભાનો આકાશખંડ અર્ધરજ્જુનો सात नारकी, ये बात तो तय है। हाँ और सातों नारकी के मध्य में अवकाश अंतर है, ये भी तय है। बरोबर तो एक नारकी के फ्लोर को पकड़ के कौन रखा है? वैक्यूम नहीं पकड़ के रखा है ना, अवकाश अंतर नहीं पकड़ के रखा है ना। तो जैसे रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा, वो सारी नारकी को अवकाश अंतर ने पकड़ के रखा है, तो रत्न प्रभा से ऊपर तिर्यक लोक के बीच में भी तो वैक्यूम होना चाहिए कि नहीं? बस वो अर्धराज का वैक्यूम, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है वो अर्धराज का वैक्यूम, उसका नाम शास्त्र में है अवकाश अंतर। और रत्न प्रभा का आकाशखंड भी बोला है यहाँ पे, शास्त्र में उसका ये शब्द भी है कि रत्न प्रभा का आकाशखंड। और ये सारा ऊपर से देखो ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आपको? आप अगर उसको सारे ऊपर से देखोगे ना, आकाश में से, मेरू पर्वत के ऊपर से, तो ये सारा ऐसे दिखेगा, सारे 2.5 द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र तक। देव तो देख ही सकते हैं ना, केवली तो देख ही सकते हैं ना। और यहाँ से आप जितने ऊपर जाओगे ऐसे एकदम ऊपर सिद्ध भगवंत आ गए, तो सिद्ध भगवान तो ये सारी पृथ्वी ऐसे ही बैठे बैठे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। क्लियर हो गया? देवता भी आराम से देख सकते हैं, देवता भी इसको आराम से हर एक जगह को देख सकते हैं कि नहीं? तो उनको तो मेरा दोस्त जम्बू में भरत में है या घातकी के भरत में देखना कितना इजी हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा ना? आज शायद ज्यादा आपको क्लियर हुआ होगा 2.5 દ્વીપ। આજે જરા વધારે સારી રીતે ક્લિયર થયું હશે। બોલો કે તમે જાણે આકાશમાંથી ઉપરથી જુઓ ને, આને શું કહેવાય? પેલું કહેવાય છે ને, આપણે આ બધા પિક્ચરો જુએ ને શું કહેવાય? ચશ્મા પહેરીને જોઈએ છે ને, એટલે શું કે છે? अच्छा 3D। હા, આજે 3D ઇફેક્ટ થી દેખાય છે બધું, है ना? आज 3D इफेक्ट से दिख रहा है ना। जितने ऊपर जाते जाएंगे देवलोक तक या सिद्ध गति तक, सिद्ध क्षेत्र तक, तो ये सारा विहंगावलोकन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2.5 દ્વીપ तक, बिल्कुल क्लियर। आओ चल, तो ये जो आपको हम ये बोलेंगे कि षड द्रव्य है, वो तिर्यक लोक के बराबर एक रज्जू, मध्य से आधा यहाँ, मध्य से आधा यहाँ। ये एरिया के बाहर आपका षड द्रव्य नहीं मिलेगा, तो यहाँ से बाहर देवता हाथ भी नहीं निकाल सकते। समझ में आया? ये समझ में आया? स्वयंभू रमण समुद्र के बाद देवता हाथ उंगली तक बाहर नहीं निकाल सकते।
और हमारे सारे नंदीसर द्वीप, ये सब द्वीप है, सब इसके अंदर आ जाते हैं और देवता यहाँ से यहाँ तक जरूर भ्रमण कर सकते हैं, इससे आगे नहीं। ओके। द्वीप में रहे शाश्वत पदार्थ का यंत्र, ये बोला है। ये हमें मुख्य मुद्दे से ऐसे, क्योंकि ये सारे वैताड़े पर्वत, मागध, वरदाम, प्रभास तीर्थ, वो भरत क्षेत्र में कितने हैं, टोटल 2.5 द्वीप में 5 भरत है, तो भरत के अगर 3 है तो 5 भरत के 15 हो गए, और 5 ऐरावत के भी 15 हो गए, मागध, वरदाम और प्रभास, तो 15-15 30 टोटल हो गए। तो ये सारी चीज यहाँ पे डिटेल से दी हुई है कि और कितने 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 होंगे। तो ये 5 भरत, 5 ऐरावत, तो महाविद्य के तो और भी हो जाएंगे ना। महाविद्य के 5-5 नहीं होंगे, उनके 32 विजय, टोटल 160 विजय, तो 170 विजय हो गए। तो 170 को आपको 3 से मल्टीपल करना है, टोटल 510 हो जाएंगे। तो टोटल 510 मागध, वरदाम, प्रभास हो गए। तो ये सारी चीज आपको जाननी है। ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कोटि शिला कितनी, हर एक क्षेत्र में एक एक अगर आपको महाविद्य यहाँ पे जो चीज मिलेगी वो 5 महाविद्य में कुल मिलाकर कितनी, ये पूरा लिस्ट है। ये तो लिस्ट आपको पता है, और आपके पास ये बुक भी आ जाएगी, आपको पहले भी बुक मिली, उसमें भी है, तो ये उसको आप आसानी से समझ पाओगे। देखो ये पिक्चर अभी फिर से पूरा आया है, अब यहाँ फिर से समझ लो, मैं आपको बता रही हूँ। आओ, आपने जम्बू का देखा था बराबर। देखो यहाँ से मैं फिर से कह रही हूँ, कुछ लोग लेट आए हैं, समझ लीजिए। ये जो ढाल है मेरू के आसपास का एरिया, यहाँ तक नीचे की जमीन, हर एक हमारे जो नीचे अंडरग्राउंड जो होता है ना, जमीन के नीचे वाला, यहाँ से 900 योजन ऊंडा, और यहाँ धीरे धीरे स्लोप आएगा, यहाँ तक वो 0 योजन हो जाएगा। देखो यहाँ भी आपको दिखेगा, यहाँ से देखो धीरे धीरे नीचे आओ, ये स्लोप आ गया, हाँ या ना? बस, तो ये जो स्लोप आया है आपको यही समझना है, ये 0 योजन है, और यहाँ से 900 के नीचे जो 0 का एरिया आएगा ना, 900 के नीचे का 0, तो वहां पे आपको अष्टरूचक प्रदेश मिलेंगे बराबर। मेरू के 10,000 के नीचे वाले भाग में, वहां पे आपको अष्टरूचक प्रदेश मिलेंगे। वो तो बार बार आएगी, तब हम ये इसको वापस समझेंगे। आओ, इसी में मैं ये चीज वापस आई है, मैं आपको समझा रही हूँ। आओ देखो, ये मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत नीचे के एरिया में कितना है दिख रहा है ना आपको? यहाँ दिख रहा है आपको? देखो कर्सर घुमा रही हूं मैं। ये जमीन के नीचे का 1000 योजन, कितना? 1000 योजन, लेकिन 900 उतरने के बाद 100 योजन छोड़ देना है। 900 योजन उतरने के बाद जो 100 योजन रहेंगे, वहां पे ही अष्टरूचक प्रदेश आएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया वो अष्टरूचक प्रदेश जो मैंने बताए थे वो कहाँ है एग्जैक्टली? यहाँ पे समझ में आया? 100 योजन जमीन से ऊपर और 900 योजन यहाँ से नीचे। बात क्लियर हुई? हाँ, बस ये रूचक प्रदेश को समझना है, बार बार समझना है, क्योंकि यही रूचक प्रदेश के स्थान को लेके हमारे पहले, दूसरे, तीसरे क्लास में प्रॉब्लम हुआ था। क्लियर हुई मेरी बात? हाँ, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम हुआ था वो रूचक प्रदेश के लेकर ही हुआ था, क्योंकि अन्य सभी ने इसको, ये पूरा जो 1000 योजन है वो रत्नप्रभा नारकी का मान लिया है। ये 1000 योजन रत्नप्रभा नारकी का मान लिया, तो उनके हिसाब से तो ये जो रूचक प्रदेश है वो भी रत्नप्रभा नारकी में चला गया। समझ में आई बात मेरी? हाँ,
रुचक प्रदेश भी रत्न प्रभा में, 10 दिशा भी रत्न प्रभा में चली गई है उनके हिसाब से ये सारा 1000 योजन रत्न प्रभा। તો એમના હિસાબે આ પછી માપ પૂરું કેવી રીતે માપ આવે જ નહીં ને, એ લોકો નીચે કશું માનતા જ નથી ને, એ લોકો તો બધા જ સમુદ્રને ખાલી 1000 યોજન ઊંડા કહી દીધા એટલા માટે જ। અને એ લોકોએ તો કેવી રીતે માન્યું છે, કલ્પના બહારની વાત છે। જો હું સમજાવું, જે આપણી કલ્પનામાં એ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી। ખાસ હવે ક્વેશ્ચન કર્યો છે તો સમજવા જેવી વાત છે। જો આ જે નકશો છે ને, ये जो नक्शा है ना, अब यहाँ पे ये जो नीचे का 1000 अगर उसमें चला गया, नीचे का 1000 रत्न प्रभा में चला गया तो लवण तो 1000 ऊंचा हो गया। ये अगर ऊपर की सरफेस है तो लवण तो यहाँ से ऊपर ही 1000 ऊंचा हो, 10,000 ऊंचा हो गया। तो जम्बू इधर और जम्बू से यहाँ ऊंचा 10,000 योजन लवण ऊंचा है। उन्होंने लवण की ऊंडाई 10,000 मानी है, तो 10,000 तो ये लेवल से ये लेवल में उसकी शुरुआत होगी और ऊपर तक 10,000 ऊंचा जाएगा। तो मेरू से 10,000 ऊंचाई पे लवण है। તો પછી બધું માપ જ બેસે નહીં ને। તો કેવી રીતે બેસે? બધા સમુદ્ર આનાથી ઊંચા થઈ ગયા। ये तो पॉसिबल भी नहीं ना बेन। अगर इससे ऊपर है, आप एक बात सोच लो कि अगर इससे 10,000 11,000 योजन ऊपर है तो लवण का पानी तो जम्बू द्वीप के अंदर सीधा ही उतरेगा ना, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? धोध की तरह गिरेगा ना, वो तो धोध की तरह गिरना चाहिए। और जम्बू द्वीप तो बीच अंदर खाई में आ गया ना, लवण की खाई में आ गया जम्बू द्वीप। चारों तरफ से अगर आपका लवण समुद्र 11,000 ऊंचाई पे है तो जम्बू द्वीप बीच में खाई में हुआ कि नहीं? तो પછી ભરત ક્યાં જાય? तो वो तो संभव ही नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ ये नक्शा ही गलत है। वो नक्शा ही गलत है। ये 1000 योजन ऊंचा हो गया, बाकी सारी जमीन इससे 1000 नीचे हो गई। हाँ, अगर ऐसा होता ना तो अब तक तो लवण खाली हमारे नहीं, भरत नहीं, एकदम महाविद्य तक पहुंच गया होता, जम्बू तक पहुंच गया होता कि नहीं? अब आपको दोनों गणित क्लियर हो गया है, बराबर आकृति? हाँ, अब आप जजमेंट ले सकते हो कि कौन सा सही। अब हुआ क्या, ये सारी लाइन सीधी हो गई, सीधी, और सारा नीचे ये रत्न प्रभा। यहाँ तो रत्न प्रभा है, वो तो अवकाश अंतर तो माना ही नहीं है, आकाशखंड तो माना ही नहीं है। और ये सारे जैसे जम्बू के 1000 योजन, यहाँ भी जम्बू का मेरू, ये घातकी का मेरू, उसके भी 1000 योजन, ये सारे पिलर हो गए रत्न प्रभा में, हुए कि नहीं? उसकी ऊंडाई तो रत्न प्रभा के अंदर मानी। लवण के जो 1 लाख कलश है वो भी रत्न प्रभा के अंदर मानी। क्योंकि अवकाश अंतर को माना ही नहीं है। अर्धराज का जम्बू भी नहीं माना। अरे उन्होंने तो अर्धराज का तिरछालोक भी नहीं माना, एक रज्जू का तिरछालोक खाली 1800 योजन का रखा है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? આ લોકો કોઈ બોલતું નથી કેમ? બધા છે ને, कई वांधो नहीं। हाँ हाँ छे, समझ में आ रहा है ना सबको? बहुत आवाज आ रही है, इधर कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वो माइक खोलने के बाद पूछ लेना, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लेना। आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आप अगर क्वेश्चन पूछोगे ना तो कोई बात आपको नहीं जानने को मिलेगी जो मेरी बताने की रह नहीं जानी चाहिए, बस, ठीक है? हाँ जी, आओ। चलो देखो, यहाँ पे ये जो पर्वत है ये मैं बताना चाहूंगी। देखो यहाँ भी पर्वत है, यहाँ भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, दिख रहा है ना आपको? अब यहाँ पे क्या है, ये मेरू पर्वत 1 लाख ऊंचा है
और ये जो द्र है वो जमीन से खाली 400 योजन ऊंचा है। और ये जो वैताढ़य है ये यहाँ से 1000 योजन ऊंचा है। आपको सबकी ऊंचाई में डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, ये भी देखो खाली 400 योजन ऊंचा द्र, लेकिन ये 1000 योजन ऊंचा है। ये भी वैताढ़य पर्वत, ये भी वैताढ़य पर्वत, यहाँ भी वैताढ़य और यहाँ भी वैताढ़य, लेकिन मेरू 1 लाख ऊंचा। अब क्लियर हो रहा है? हाँ, ये हुआ निषद पर्वत के ऊपर का द्र, ये नीलवान पर्वत उसके ऊपर का द्र। इधर आओगे तो ये हो गया आपका हिमवंत क्षेत्र और उसका ये वैताढ़य जो 1000 योजन ऊंचा है और 250 योजन जमीन में। तो यहाँ तक से ऊंचाई यहाँ तक 250 योजन हो गई ना? हाँ, और ये है हमारा लघु हिमवान पर्वत और ये है जो सबसे पहला है ना हेमवत क्षेत्र, ये हेमवत क्षेत्र उसका वैताढ़य। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई तो 100 योजन ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, बराबर। ये है भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र तो नीचे से खाली 6 योजन ही ऊंचा है, तो इतना ही हुआ ना 6 योजन में, तो स्लोप हो गया बिल्कुल। यहाँ वैताढ़य के नीचे खाली 6 योजन। अब आपको समझ में आ रहा है? ये 6 योजन से फिर ये 100 योजन, फिर ये 250 योजन, फिर ये 400 योजन, चढ़ते 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 यहाँ तक 900 योजन ऊंचाई हो गई कि नहीं? हो गई। हो गई, बस। चलो, सुंदर, बहुत अच्छा। आओ अब थोड़ा ये चित्र को समझ लेंगे। इसमें आपको चित्र ज्यादा आएंगे और लिखाई आगम की ही आएगी, हमारा कुछ नहीं आएगा। ये पूरा मेरू पर्वत है जो जम्बू का मेरू है, नीचे का 1000 योजन जो आपको नीचे दिख रहा है, ये भद्रशाल वन लिखा है, वो फ्लोर है। फ्लोर मतलब जहाँ पे हम खड़े वो ऊपर की जमीन, और ये सारा उद्वेद है अंदर की ऊंडाई, वो 1000 योजन की अंदर की ऊंडाई। और नीचे तो रुचक प्रदेश मैंने बोल दिया है, तो वो जो 1000 नीचे उतरोगे तो 900 उतरोगे, उसके बाद के 100 योजन और ये 900 योजन के बीच में आपको रुचक प्रदेश मिलेंगे, अष्टरुचक प्रदेश, जहाँ से 10 दिशा निकलती है। उद्वेद का मतलब जमीन के अंदर की ઊંડાઈ, જમીનની નીચેની એને શું કહીએ આપણે એ વિચારવાનું, ઊંડાઈ કહીએ ને, જમીનની નીચે ખાડો ખોદીને જે ઊંડાઈ હોય એને ઉદ્વેદ કહેવાય। અંદર જેટલો ખોસ્યો, હા બસ, અંદર જેટલો ખોસ્યો એને ઉદ્વેદ। હવે પાલીતાણા છે, ઉપર દેખાય છે બધી ઊંચાઈ, પણ જમીનની નીચે ઊંડો કેટલો તો એને કહેવાય ઉદ્વેદ। શાસ્ત્રમાં એને ઉદ્વેદ કે છે। હા, એટલે ઉદ્વેદ શબ્દ આવે તમે પાછું વિચાર કરો આનો મતલબ શું। એટલે તો અહીંયાથી તમારા ઉપરના દાદરા ચાલુ થાય મેરુના, જેમ પાલીતાણા અહીંથી ચાલુ થાય એમ, અને આ પર્વતની અંદરની ઊંડાઈ છે આ, બરાબર। અને રૂચક અંદરની ઊંડાઈમાં છે, રૂચક જમીન ઉપર નથી, રૂચક અંદરની ઊંડાઈમાં છે। ઓકે, हाँ। હવે આવ્યું આ ભદ્રશાલ वन, उसके ऊपर 500 योजन जाओ, फिर नंदन वन, उसके ऊपर ये सारा हम और पिक्चर से डिटेल से भी करेंगे। और उसके ऊपर जाओ 63,000 योजन और ऊपर चढ़ो तो वहाँ सोमनस वन, और धीरे धीरे पर्वत जो नीचे 10,000 था वो ऊपर चढ़ते चढ़ते सिर्फ 1,000 का हो जाएगा चौड़ाई में। यहाँ ये चौड़ाई 10,000 योजन है, गोला पूरा गोल 10,000 एरिया में, ऊपर ये पूरा गोल सिर्फ 1000 योजन में, और उसके ऊपर तो सिर्फ 40 योजन में। तो इस प्रकार से धीरे 40 योजन में ऊपर का चैत्य है मंदिर, लेकिन जो ऊपर की जो हमारी अभिषेक शिलाओं का एरिया है वो है 1000 योजन। समझ में आ गया? सोमनस वन के ऊपर आएगा पांडक वन, और पांडक वन में 4 शिला है, पता है ना वो? हाँ, अभिषेक शिला सबसे ऊपर, ठीक है। तो इतना ऊपर अभी मेरू पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ये खाली पिक्चर है, जब लिखाई आएगी ना तब इसको वापस पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल याद रह जाए। और ये जो हमारा भरत क्षेत्र एंड वाला, जो आज की पृथ्वी कही जाते हैं हम, आज की पृथ्वी यही है, आकाश में नहीं है, हम जमीन पे ही है। बहुत सारी चीजों से आपको पता चल जाएगा कि हम जमीन पे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। बराबर ये बीच में है
ये है हमारा हिमालयन रेंज, हिमालयन जिसका वैताढ़ पर्वत नाम था शास्त्रों में, लेकिन आज तो शास्त्र तो सिर्फ हमारे पास ही है, बराबर मध्य खंड के पास ही शास्त्र है, बाकी किसी के पास तो शास्त्र है नहीं, बराबर। बाकी एक भी खंड वालों के पास शास्त्र है क्या? नहीं। तो उनके पास जो वैताढ़ पर्वत और गंगा सिंधु ये नाम भी नहीं होंगे ना? नहीं। जब आगम नहीं होंगे तो ये नाम नहीं होंगे, तो उनकी पर्वतमाला और सबके अलग अलग नाम मिलेंगे आपको। जो यहाँ ये पूर्व में ये इसकी जो ये वैताढ़ रेंज शुरू होती है वो जापान के फ्यूजियामा से होती है। तो आपका ये जो खंड नंबर 5 है वो जापान के फ्यूजियामा पर्वत से शुरू होगा। समझ में आया? मैंने कर्सर रखा है, देखो ये बात समझ में आ गई। ये खंड नंबर 5 ऊपर की बात करी हूँ, क्योंकि ये बराबर हिमालयन रेंज के ऊपर के भाग में जापान है कि नहीं? आओ ये खंड नंबर 5 देखो, आपको ये पिक्चर में ये मिलेगा। खंड नंबर 5 जापान मिला नीचे पढ़ने को, कर्सर है मेरा जापान। हाँ, ये जापान मतलब ये खंड नंबर 5, और यहीं से निषद पर्वत खत्म होने के बाद यहाँ से जापान के फ्यूजियामा पर्वत से ही आधा निकल जाएगा, फिर ये फ्यूजियामा पर्वत से ये डिवाइड शुरू होगा। और फ्यूजियामा पर्वत रेंज हम ऐसा बोलेंगे, आज के शास्त्र में हमारे शास्त्र के हिसाब से वैताढ़ रेंज है, लेकिन जापान में उसका नाम है फ्यूजियामा पर्वतमाला, जो ज्वालामुखी के पर्वतमाला की रेंज आज के समय में है। ओके। और ये एरिया को यहाँ गंगा नदी, ये देखो गंगा है, ये गंगा है, आपने देखा ये गंगा प्रपात कुंड, क्योंकि ये पूरे भरत क्षेत्र को बीच में वैताढ़ पर्वत और गंगा और सिंधु नदी से ही 6 भाग होते हैं। गंगा कहाँ से आई? पद्मध्र, मतलब ये हमारा लघु हिमवान पर्वत है। ये क्या है? कर्सर घूम रहा है, देखो ये लघु हिमवान पर्वत है, बराबर उसमें बीच में पद्मध्र है। पद्मध्र से गंगा पूर्व से निकलेगी, पद्मध्र से 500 योजन तक आगे जाएगी। पद्मध्र खुद है 1000 योजन का, और उससे 500 योजन आगे जाएगी और नीचे गिरेगी। गिरेगी कहाँ पे? ये खंड नंबर 5 में, जापान के बाजू में। समझ में आया? साथ में मैं बोल रही हूँ आज का समय आपको पता चले। जापान के बाजू में ये नीचे गिरेगी, गिरने के बाद बराबर मध्य के हिमालयन रेंज के नीचे के भाग से जो खंड प्रपात गुफा है उसके नीचे से ये यहाँ बाहर आई। ये गंगा नदी गिरते 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 पर्वत के नीचे के एरिया से बाहर आती है, उसको कुंड कहा जाता है। बराबर बराबर बराबर। तो ये कुंड से ये बाहर आएगी और यहाँ से ये दरिया में मिक्स हो जाएगी, और वहां पे ये मागध तीर्थ आया है। कौन सा तीर्थ? मागध। मागध वरदाम प्रभास जो 3 तीर्थ है, तो पूर्व में गंगा के पास ये मागध तीर्थ है। ठीक है, आओ। हाँ, मागध વરદામ ના પાણી, માગધનું ને વરદામનું પાણી અહીંયાથી જ આવે, અભિષેક જળ। હા, સમજાયું? ત્રણેયનું આવે, પણ હું તમને સાથે સાથે આપણે કોઈ ઉતાવળથી નથી જવાનું, આપણે એને આજના સમય સાથે આ વસ્તુ ક્યાં છે બધું ટેલી કરતા જવાનું છે। સમજાયું? હવે હું તમને એક બીજી વસ્તુ સમજાવું છું। તમે ગંગાસાગર નામ સાંભળ્યું છે? गंगा जहाँ सागर से मिलती है उसका नाम है गंगा सागर। સાંભળી છે? तो वो कलकत्ता से आगे जाएंगे तो आएगा। बराबर। तो ये जो गंगा सागर है, गंगा जहाँ सागर से मिलती है, यहाँ पे ये मागध तीर्थ। और आपको एक बात समझाओ, ये हिमालयन रेंज के इस तरफ ही आया ना कलकत्ता, या ऊपर आया? और हिमालयन रेंज से कितना नीचे छोड़ के आया ये भी सोच लो। देखो ये एरिया भी छोड़ के है कि नहीं? ये आपके जो खंड नंबर 6 उसके मध्य में आएगा ना कलकत्ता।
तो बोलो परफेक्ट जगह है कि नहीं? बरोबर से। आज के हिसाब से गंगा सागर में ही गंगा मिलती है और वो बराबर कलकत्ता से आप आगे जाओ वहां मिलेगी। तो कलकत्ता वाला एरिया खंड नंबर 6 में बराबर मध्य में आएगा, क्योंकि खंड नंबर 6 में तो नीचे आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया है। देखो ये भी यहाँ लिखा हुआ है मैंने, खंड नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया खंड। तो ऑस्ट्रेलिया खंड मतलब ये तो बिल्कुल नीचे के भाग में आ गया। तो आपका यहाँ कलकत्ता और गंगा सागर डैम बराबर मध्य में आ रहा है खंड नंबर 6 में। राइट है कि नहीं है? बोलो। तो आज भी ये पृथ्वी में जो परमात्मा ने तब विभाग बताए थे बिल्कुल एज इट इज है, बराबर। अब आपको ये देखना है, जो गंगा भी ऊपर से आई नीचे प्रपात कुंड में गिरी, पहाड़ से वो नीचे गिरी, तो नीचे गिरने के बाद तो वो नीचे से ही बह रही है और यहाँ से निकल रही है, ये पर्वत के नीचे से निकल रही है, गुफा से, खंड प्रपात गुफा के नीचे से आ रही है। समझ में आई? तो यहाँ से ये गंगा यहाँ पे आएगी। अब आपको यहाँ समझना है, ध्यान से समझिए। तो गंगा यहाँ भी आएगी और इसके फांटे ऊपर की तरफ भी जाएंगे ना, ये खंड में भी जाएंगे कि नहीं? जैसे ने 4 માં जैसे 5 માં जैसे 6 માં जैसे 1 માં ने 6 માં બધામાં जैसे ना 4 खंड में जैसे, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ गंगा नाम तो हम लोग ही जानते हैं, बाकी के 2 खंड वाले को तो पता ही नहीं है उसका नाम। बात समझ में आई? और इन लोगों का एक नाम तो कहता है जैसे। हाँ, वो तो कुछ भी नाम होगा, हर एक जगह का अलग अलग नाम होगा। लेकिन यहाँ से गंगा नदी के 14,000 फांटे होते हैं, 7,000 ऊपर के 2 खंड में, 7,000 नीचे के 2 खंड। ओहो। हाँ, अब ये 14,000 जो गंगा के नाम है अलग अलग, हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम होंगे। अपने में ही गंगा है, अपने में गंगा के ही अलकनंदा भी गंगा का नाम बोला जाता है, पता है? भागीरथी गंगा का नाम है, क्योंकि हमारे में वो दूसरा, वहां दूसरे संत आए, दूसरा नाम दे दिया, लेकिन नाम तो गंगा ही है ना, मूल नाम तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शास्त्र है, परमात्मा होते हैं इसीलिए, बाकी जगह नहीं होते हैं, इसलिए वहां उन्होंने जो नाम मर्जी हुई वो दे दिया। उनको पता भी नहीं है कि ये गंगा का ही फांटा है, बराबर। समझ में आ गया? इसलिए हर जगह धर्म नहीं है, मात्र मध्य खंड में ही धर्म है और वहीं से ही मोक्ष है। इसका कारण भी यही है, क्योंकि उनको तो शास्त्र के और क्या नाम है, वो क्या है, उसको क्या कहना चाहिए, उसका भी विवेक नहीं, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो अब यहाँ पे मैं एक और बात बताती हूँ। अच्छा, ये हो गया, अभी ये यहाँ का कर लेते हैं, चलो बाद में वो हम उस पे जाएंगे। अब आओ, ये जो मध्य खंड है, खंड नंबर 1, ये है हमारा एशिया खंड। यहाँ इस तरफ है ऑस्ट्रेलिया, नीचे ऊपर जापान हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये मध्य में एशिया आ गया, बराबर। समझ में आया? ये एशिया खंड, और ये एशिया खंड में भी इस तरफ आप आधे में यहाँ गंगा आएगी, आधे में यहाँ सिंधु आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, आपको यह हिमालयन रेंज में से ही जो सिंध प्रदेश है, सिंध प्रदेश पाकिस्तान से थोड़ा आगे बलूचिस्तान सिंध प्रदेश होता है, और वहां से जो नदी शुरू होती है उसका नाम है सिंधु नदी, बराबर। समझ में आई मेरी बात? उसका मूल कहाँ है, उसका मूल कहाँ है? तो उसका मूल भी हम जानेंगे। सिंधु नदी का मूल कहाँ पे है? सिंधु नदी का मूल है पद्मद्र ही है। पद्मद्र से इसका भी पानी निकलता है, पर इसका पानी पद्मद्र से कहाँ जाता है? पद्मद्र से इसका पानी, एक मिनट, पद्मद्र से इसका पानी 500 योजन तक बाहर इस तरफ जाएगा पश्चिम में, और फिर ये सिंधु प्रपात कुंड में गिरेगा। और ये कौन से खंड में गिरेगा? खंड नंबर 3, जो आज का अलास्का, उत्तर अमेरिका, खंड नंबर 3। यहाँ लिखा है नंबर भी। समझ में आ गया? आ गया?
और जो पर्वतमाला यहाँ से शुरू होगी, ये जो नाम है वैताडही हमारे शास्त्र के हिसाब से, लेकिन यहाँ के लोग उसको क्या कह रहे हैं? अलास्का, जो हमारी पृथ्वी का अंतिम छोर है। समझ में आई है मेरी बात? यहाँ से आगे अमेज़न जंगल है। अमेज़न जंगल तो सुना है ना हमने? हाँ, यहाँ से आगे अमेज़न जंगल है और वो धीरे 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 जंगल के बाद आएगा ये सीधा हिमवान पर्वत, लघु हिमवान। समझ में आ गया? तो ये जो सिंधु प्रपात कुंड है, वहां से सिंधु नदी गिर रही है, बराबर इसके मध्य से, वैताडय के मध्य से, यानी कि जो आपका आज का वहां से ये नदी बाहर निकल रही है, हमारे ही ये खंड से आ रही है, तो शास्त्रीय नाम हमारे पास जरूर होगा, उसका नाम है सिंधु नदी। और ये नदी यहाँ से निकलते निकलते बराबर ये खंड नंबर 2 को अलग करते हुए यहाँ से जब समुद्र में मिलेगी, ये है प्रभास तीर्थ। क्या नाम है उसका? प्रभास तीर्थ। आपको प्रभास पाटन मालूम है ना? प्रभास पाटन मालूम है? तो ये बराबर यहीं पे आएगा कि नहीं? बोलो। ये गुजरात और पाटन का जो एरिया है वो आपके एशिया मध्य खंड में होगा कि नहीं होगा? इस तरफ कलकत्ता का गंगा सागर है और इस तरफ प्रभास पाटन तीर्थ है, जहाँ से ये सिंधु नदी समुद्र में मिल रही है। बराबर? ओके। देख, વધારે ક્લિયર થાય છે બધું ધીરે ધીરે। હા, અને બરાબર એ મધ્યમાં છે, મધ્યમાં, કારણ કે આ ખંડ એની નીચે આખો આ ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રદેશ છે। સમજાય છે? હા, તો આપણે અહીંયા તક તો આપણું गुजरात જ આવી ગયું, गुजरात ने। હવે खंड नंबर 2 है, वो एरिया नीचे का दक्षिण अमेरिका या मेडागास्कर, और जो नीचे का प्रदेश है, जो हमारे लिए अनार्य देश कहा जाएगा, वो भी समझ में आ गया? दक्षिण अमेरिका ये बराबर ये सिंधु नदी के उस पार का एरिया और वैताडय के मतलब अलास्का के नीचे का एरिया। क्लियर हुआ ये भी? हाँ, अलास्का के नीचे का एरिया और हमारे यहाँ से पाटन, गुजरात और ये सबसे ऊपर का एरिया, क्योंकि सिंधु नदी के उस तरफ ही आएगा वो एरिया। तो ये वाला जो खंड है उसको नाम अपने शास्त्र में सिंधु निस्कुट दिया है और यहाँ पे उसका नाम है दक्षिण अमेरिका। अब समझ में आ रहा है शास्त्रोक्त वैताडय पर्वत की ये रेंज क्यों है? और एक बात मैं बता दूं, अभी वो मुद्दे पे आ रही हूं मैं, कि बराबर पूर्व से लेके पश्चिम तक की ये पूरी पर्वतमाला बराबर आज के 6 खंड के मध्य से ही निकल रही है। जैसे परमात्मा ने कहा था कि ये 526 योजन का भरत क्षेत्र, ऊपर का एरिया है 238 योजन, नीचे का भी 238 योजन और बराबर मध्य में वैताडय पर्वत। आज भी ये 6 खंड में हिमालयन रेंज, बराबर मध्य में हिमालयन रेंज, यहाँ पे उसका नाम है फ्यूजियामा रेंज, यहाँ है अलास्का रेंज, और वो भी आपको एग्जैक्टली नॉर्थ की 27 डिग्री से लेके 39 डिग्री के मध्य में ही मिलेगी। 12 डिग्री अक्षांश के अंदर ही ये हिमालयन रेंज है, जरा भी आगे पीछे नहीं। तो ये हमारे शास्त्र के पाठ से परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। जैसे वैताडय रेंज बराबर मध्य में है, इसी हमारी ये हिमालयन और रेंज भी बराबर मध्य में। और आपको एक और बात बताऊं, जापान से लेके हमारे अयोध्या हिमालय तक, जापान से फ्यूजियामा से लेके अयोध्या तक के जो 10 एरिया है, 10 डिग्री अक्षांश,
उसमें 200 से ज्यादा पर्वतमाला है, पर्वत है, बड़े 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 बड़े। मतलब उसके बीच में कोई शहर वेर नहीं है, नगर नहीं है। तो ये वेताढे रेंज हुआ कि नहीं हुआ? और आप चढ़ के भी नहीं जा सकते, आपको प्लेन से ही जाना पड़ता है। आपको कोई बोट भी नहीं है। यहाँ से जापान जाने के लिए कोई ट्रेन या रोड है? नहीं। मतलब बीच में रास्ता ही नहीं है। क्लियर हुई बात? हाँ। ये पर्वतमाला इतनी ऊंची है कि बीच में तो कोई रास्ता ही नहीं है। आप खाली एवरेज पे नहीं चढ़ सकते। अरे एवरेज के उस तरफ नहीं, वह पूरी रेंज के उस तरफ नहीं चढ़ सकते आप। तो ये वेताढे हुआ कि नहीं? हाँ, एकदम क्लियर बात है। यही आज के जो 6 खंड है वही भरत क्षेत्र है, क्योंकि आपके ये 6 खंड में आप दक्षिण विभाग से उत्तर विभाग में ना चल के जा सकते, ना पर्वत चढ़ के जा सकते, ना आप बोट से जा सकते हैं, कहीं से भी नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो अंडरग्राउंड जो नहर बनी है वहीं से आपके बोट वोट पानी के माध्यम से जा सकते हो। जहाँ जहाँ दरिया का पानी है वहीं से ही जा सकते हो। ये बात मेरी क्लियर हो रही है अभी? पानी अंदर आया, उसके बाद जाने का रास्ता हुआ है बस ना। बाकी आप ऊपर चढ़ के भी नहीं है, आपको प्लेन से ही जा सकते हो। तो प्लेन जब ढूंढा गया, प्लेन उससे पहले कोई जा सकता था? नहीं। क्लियर हो गई ये बात अभी? हाँ। बस चलो, तो अब तो ये लग रहा है ना, यही भरत क्षेत्र पहले का भरत क्षेत्र है, आज की पृथ्वी। हाँ। बहुत क्लियर लग रहा है, देखो। क्योंकि तब भी कोई वेताढे क्रॉस करके आदमी जा नहीं सकता था। आज भी आप विमान तब भी यंत्र से या मंत्र से तो जाते ही थे सब। रावण गया था ना अष्टापद पर, कितनी बार गया था। और रावण को छोड़ो, वो जो द्रौपदी का अक्षरा हुआ, वो तो ये भरत से वो घात की खंड तक गए थे। जो भी उसको उठा के अपहरण करके गए थे, लेके गए थे कि नहीं? तब भी विमान से तो जा ही सकते थे। तब भी विमान से जा ही सकते थे, आज भी विमान से जा सकते हो। समझ में आया? लेकिन रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर पूरी रेंज है, वो पर्वतमाला है। आज इन्होंने और नाम दे दिया है, शास्त्र में उसको वेताढे पर्वत कहेंगे। तो आज का 6 खंड और हमारा भरत क्षेत्र, बोलो कोई एंगल से आपको अलग दिख रहा है? नहीं। अब एक और बड़ी बात, ये इससे भी बड़ी बात है, जो आपको एक बड़ा प्रूफ मैं दे रही हूँ। आओ, आप अभी हम पद्मद्र पे जाएंगे। पद्मद्र 1000 योजन चौड़ा और 500 योजन यहाँ नदी जाएगी, 500 योजन यहाँ, तो ये 2000 योजन चौड़ा हो जाएगा। ये 2000 योजन चौड़ा हो गया, बराबर। 2000 योजन के एरिया में ही ये गंगा सिंधु आई है, ये हकीकत है, बराबर। और अब ये 2000 योजन के गंगा सिंधु में ही हमारा एशिया खंड है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब आपको एक बात मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। यही 2000 योजन के एरिया की बात है। आपको अभी भी वो ड्रैगन ट्रायंगल और बरमुडा ट्रायंगल तो पता है ना? बरमुडा तो पता है ना, ड्रैगन नहीं पता है। बरमुडा तो मालूम है, बराबर। बरमुडा के मामले में क्या जानते हो? सारी चीज, बोट, विमान, प्लेन, सारा अंडरग्राउंड चला जाता है खींच के, बराबर बराबर। तो हमारे शास्त्र में ये जो 2 पर्वतमाला है, बराबर यहाँ नीचे 2 गुफा है। गुफा सिंधु नदी में जो गुफा है उसका नाम तिमिस्त्रा गुफा, और गंगा नदी पर जो गुफा है, जहाँ नीचे से गंगा नदी आती है, ऊपर गुफा है, उसका नाम है खंड प्रपात गुफा। और इस गुफा के अंदर दोनों में 2 नदी है, उनका नाम है उमगना निमग्ना। यहाँ भी उमगना निमग्ना, यहाँ भी उमगना निमग्ना। उमगना का मतलब है सारी चीज अगर आप उसमें डालो तो वो बाहर आ जाए। जैसे उसमें हमेशा भर्ती ही होती है और वो बाहर ला देती है, हर चीज को बाहर फेंक देती है।
और निमग्ना का मतलब है ओट सारा अंदर खींच लेता है। जो भंवर पड़ता है ना पानी में, ओट के वक्त सारा पानी समुद्र में अंदर चला जाता है, हाँ, तो वो अंदर कहाँ खींचा जाता है, ये निमग्ना नदी उसको खींच लेती। अब समझ में आया? मैंने ओट एग्जाम्पल दिया है। दरिया में तो भरती भी आएगी, ओट भी आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। निमग्ना हमेशा नीचे ही खींच लेगी और उमग्ना हमेशा बाहर छोड़ेगी। ऐसा भरती ओट के टाइम में ऐसा नहीं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको। क्लियर हुआ? उमग्ना निमग्ना। हाँ, निमग्ना नदी का 10 योजन का एरिया है। कितना? 10 योजन का एरिया, और बराबर बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य में है। बराबर। तो मध्य में तो यही वेटाड रेंज के पास, और अंदर का जो दरिया है, जो आपको न्यूयॉर्क जाने से पहले बरमूडा ट्रायंगल आएगा। आप न्यूयॉर्क जाओ ना उत्तर अमेरिका, उससे पहले, और दरिया क्रॉस करके ही न्यूयॉर्क सिटी आएगा। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो कनाडा और सब आएगा। तो न्यूयॉर्क बिल्कुल ये पर्वत रेंज के पास। अब आप ये सुनो कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है वो ही निमग्ना नदी शास्त्र पाठ के हिसाब से हुई। और यहाँ पे जो बरमूडा नदी ट्रायंगल नहीं, यहाँ ड्रैगन ट्रायंगल नाम है। जापान में तो ड्रैगन ही होते हैं। तो जापान सी में डेविस सी नाम है उसका, और वो डेविस सी में आपको ड्रैगन ट्रायंगल मिलेगा जो बिल्कुल बरमूडा जैसा है। और जापान के अंदर से दरिया में से जाते सारे प्लेन और सारी नदियों को, अरे जहाजों को वो अपने जमीन में ही खींच लेता है। तो ये निमग्ना नदी का 10 योजन का एरिया, ये निमग्ना नदी का 10 योजन का एरिया, और बराबर इसी जगह पे आज दोनों एक ही डिग्री पे है। दोनों ट्रायंगल आज भी एक ही डिग्री पे। मैं आपको वो फोटो भी वापस बताऊंगी जब भी आएगा तभी। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल एक ही लैटिट्यूड पे है। तो ये भगवान ने जो कहा है भरत क्षेत्र, वो ही भरत क्षेत्र ये है। ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। बराबर समझ में आ रहा है? आज आप जापान के और अलास्का इस तरफ के न्यूयॉर्क के, जापान और न्यूयॉर्क के बीच का एरिया देखोगे ना, तो ये बराबर आपको पद्मध्रुव का जो 2000 वाला योजन है उतना डिस्टेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? નૂતનબેન ને કઈ પૂછવું છે? એનો હાથ ઉપર કર્યો છે। नूतनबेन के पूछू छे? नहीं, गलती से होंगे। हाँ, कोई बात नहीं। आप किसी को पूछना है तो पूछ लो। ये एंड है बराबर गंगा सिंधु का ही एंड है। और ये दोनों ड्रैगन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वो भी आज भी एक ही लैटिट्यूड पे है। और एक और चीज नोट करो, ड्रैगन ट्रायंगल के इस तरफ ही गंगा नदी है हमारी, और बरमूडा ट्रायंगल के इस तरफ ही सिंधु नदी है। देखो आज भी आपको मिलेगी। देखो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है बराबर उसके पूर्व भाग में ही नेपाल है। अरे हाँ, नेपाल नहीं, ये पाकिस्तान है कि नहीं? सिंध प्रदेश है कि नहीं बताओ? और सिंधु नदी, और उसके बाद में ही ड्रैगन है। यहाँ भी देखो ये सिंधु नदी है, उसके बाद में ही ड्रैगन है। ड्रैगन नहीं, बरमूडा है, उसके बाद में ही बरमूडा। आप इस तरफ आओ, गंगा नदी के बाद में ही ड्रैगन है। समझ में आया? बाहर की तरफ जापान है, फिर ड्रैगन ट्रायंगल है, उसके बाद ये गंगा नदी है। बोलो है कि नहीं बताओ? और दोनों हमारे भी एक ही लैटिट्यूड पे हुई ना, दोनों एक ही पर्वतमाला पे, तो एक ही लाइन में हुई, और आज भी एक ही लैटिट्यूड पे है। तो ये क्या सरप्राइज है क्या? नहीं। हाँ, ये कोई जोगानुजोग होता है क्या? बाय चांस होता है? नहीं, 100% राइट है। जो भरत क्षेत्र भगवान ने बोला ये वही है। तो वो जमीन पे था तो हम जमीन पे ही है कोई शंका अभी? नहीं। तो ये सारा प्रूवन है। ये खंड के हिसाब से, ये दो ट्रायंगल के हिसाब से, जो वही दो उमग्ना नदी, और वहीं से नीचे से आपको उमग्ना ड्रैगन ट्रायंगल अगर उमग्ना है तो उसके बाद में ही आप एशिया की तरफ अंदर की तरफ आओगे, खंड में मध्य की तरफ आओगे, तब वहीं से गंगा नदी का शुरू होना।
और धीरे धीरे आप आगे आओ तो पहले सिंधु नदी आएगी, उसके बाद ये तिमिस्रा गुफा का नीचे का बरमुडा ट्रायंगल आएगा। तो ये और दोनों एक ही लैटिट्यूड पे, तो ये 100% साबित हो रहा है कि यही वैताडे की रेंज, यही हमारा भरत क्षेत्र जो परमात्मा ने बताया वो ही आज भी साबित हो गया। बराबर। मेरे तो इतनी बात मानने के बाद तो अभी मैं किसी की बात ना मानूं कि नहीं ये पृथ्वी हवा में, मैं तो सच में नहीं मानूं। ये सब जानने के बाद ही मैंने ये माना कि नहीं भगवान जो कहे गए हैं, और यही भरत क्षेत्र हमारा भरत क्षेत्र, हमारा भरत क्षेत्र अलग है, वो छोटा है, वो हवा में, ये सारी बात गलत। आपको लगा ऐसा? आओ चलो, ये क्लियर हो गया ना अभी सब, और ये ऊपर आएगा। अरे तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, ऐसे तो हमको भगवान ने कहा है उसको ऐसे ही मान लेना है, बिल्कुल भोलेपन से। लेकिन अगर दिमाग चले ना आपका तो ये यहाँ भी चलाओ, ये प्रैक्टिकल से। अरे ये प्रैक्टिकल के बाद भी ना मानो, ये कैसे पॉसिबल है? अब ये समझ में आ रहा है? तो सम्यक में हो नहीं। हाँ, ऐसे तो चलो हम ये ऐसे तो अगर नहीं ये प्रैक्टिकल, आप जमीन को नहीं जानोगे तो आप ऐसे मान सकते हो, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जानने के बाद भी मानो नहीं तो कैसे चलेगा? તો આપણે લોકો ત્યાં આગળ જમ્બૂમાં જે વિડીયો જોઈએ છે એમાં શું કહે છે લોકો? એ તો હવે મને નથી ખબર, મેં બહુ વર્ષો થઈ ગયા, પણ આ જે મહાત્મા એ માન્યું ને, અહીંયા જે મહાત્મા હતા ગયા વર્ષે ભણ્યા અને એમણે જે માન્યું ને એ આ બધા મુદ્દાના કારણે જ માન્યું છે। હા, મને પણ યાદ નથી જમ્બૂદ્વીપમાં શું કહે છે, શો જોયો તો પણ યાદ નથી કઈ। अरे हाँ देखो मैं बताऊं, उन्होंने तो यही कहा है कि ये पूरे भरत क्षेत्र है, वो तो ओरिजिनल भरत है जो इतना ही बड़ा है, सिर्फ 5 योजन का ही है हमारा आज का भरत, जो जानी थी दुनिया करके ये कोने में पड़ा है। यहाँ पे मेरा कर्सर है उधर, वहाँ जम्बूद्वीप में वो बोला गया सिर्फ यहाँ 5 योजन। जैसा ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है ना, वैसा ही। क्लियर हुआ? अब और मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही हमारा जम्बूद्वीप है तो आपको इतने में कितना सूर्य चाहिए? यहाँ से ये 5 योजन में ही अगर आपके अमेरिका से लेके जापान तक 12 घंटे लगते हैं 5 योजन में, कितना? ये कोने से सूर्य को ये कोने में जाने में 12 घंटा लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ हाँ, तो अब ये सोच लो कि अगर ये कोने से ये कोने में 12 घंटे, 5 योजन में आप कह रहे हो 5 योजन का आज का भरत, और आज के ही भरत में ये कोने में जापान, ये कोने में अमेरिका, उसमें 12 घंटे लग रहे हैं, तो ये पूरे 500 योजन में कितने घंटे लगेंगे सूर्य को? और 1 लाख जम्बू की बात करेंगे ना हम, तो 5 योजन में अगर आपको 2 सूर्य चाहिए तो 1 लाख के इस जम्बू में कितने सूर्य चाहिए? ये भी बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती। तो अब तो ये यही 5 योजन वाला, ये पूरा 500 योजन वाला ही भरत क्षेत्र हो गया कि नहीं? अब भगवान की बात को ऐसे ही सच्ची मान लो, क्योंकि जापान से लेके सूर्य उदय होगा तो यहाँ तक अमेरिका तक पहुंचेगा तो 12 घंटा तो आज भी तो लग रहा है। और जम्बू के ये कोने से सूर्य को ये कोने में आते 12 घंटा तो लगते ही है। तो अब यही 6 खंड वाला हमारे आज की दुनिया है, वही भरत क्षेत्र साबित हुआ कि नहीं हुआ? उसको क्यों छोटा बना के 5 योजन का कर रहे हो भाई? करना चाहिए। પછી થવાનો છે એ લઈ લીધું હશે ના, જમીન તો નાની થઈ ને, દરિયો અંદર આવ્યો ને, એટલે પછીનો એરિયા લઈ લીધો હશે। અરે હમણાંનો જ ચાલુ જ એરિયા લીધો છે ભાઈ, અચ્છા ચાલુ જ એરિયા લીધો છે, પછી તો સાવ એક ગાડાના પૈડા જેટલું રહેશે। આજે તો એટલો બી નથી ને, આજ તો ઘણો મોટો છે ને। હા, પણ
એટલે એ લોકોએ એવું કંઈક લીધું હશે. ના એવું કેવી રીતે લે? સાંભળ આજે જાપાનને અમેરિકાનો સૂર્યોદય દેખાય છે, પછી તો જાપાનના સૂર્યોદયમાં માણસ જ નથી રહેવાના, એ તો ખંડ જ નથી રહેવાના. ખાલી ખંડ નંબર રહેશે ને પછી. પછી એક જ નંબરનો ખંડ રહેશે, રાઈટ? હા હા હા. હા, તો પછી ક્યાંથી તમારે જાપાનને એના સૂર્યોદય અત્યારે લીધા? પછીના સૂર્યોદય થોડી લીધા છે એ લોકોએ. એટલે કંઈક તો મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. બરાબર. મિસ્ટેક એટલે એ લોકોએ ભરત ક્ષેત્ર નાનું થાય એવી કલ્પનાને નકારી દીધી છે. પણ આપણા મેપ છે ને એમાં પણ એમ કહે છે, આ એનો હમણાં એક વિડીયો ફરે છે કે હા. આ ગંગા કુંડુ હિમાલય રેન્જ આખું બતાવ્યું છે. એટલે કે પહેલા છે ને આપણું ભારત બલુચિસ્તાન થી આગળ હતું, આમ આગળ હતું, એમ એનું પેલું સમજાવે છે. પેલો મેપ છે ને એ મેપ બનાવવાના એ તમે મેપ જુઓ ને તો તમને આખું તમારી એન્થેમ યાદ રહી જાય ને. हाँ, तो हवे समझो कि वो जो मैप उसने बताया, उसने बोला कि ये सारा छोटा हुआ है, तो हुआ ही है ना, हुआ ही है. बोले છે મારી સર. देखो इसका कारण समझो, बहुत बड़ा कारण समझो. जब आदिश्वर भगवान थे तब सबकी काया 500 धनुष की थी. ये पूरा अयोध्या है, देखो यहाँ अयोध्या लिखा है. तब ये 500 योजन की काया वाला पूरा सैन्य राजा का अयोध्या में आ गया था. अयोध्या 12 योजन जितनी बड़ी थी, आप समझे. ये टोटल एरिया है 236 योजन, 38 योजन, उसमें 12 योजन की अयोध्या थी. तो अयोध्या कितनी बड़ी होगी आप समझ सकते हो. आज की अयोध्या उतनी बड़ी है. અત્યારે એટલી નથી. एक कारण क्यों सुनो क्यों 500 योजन के धनुष वाले का घर भी बड़ा होगा, नगर भी बड़ा होगा, ઘર અને એનું સમોસરણ કેટલું મોટું. मतलब सब चीज बड़ी थी. जब तब अयोध्या भी बड़ी थी. હા. अब दिनों दिन वो घटते गए. 500 धनुष से परमात्मा महावीर तक तो 7 हाथ के ही रह गए. तो सारी चीज छोटी होगी कि नहीं होगी. હા, ધીમે ધીમે મહાવીર સ્વામીમાં આવીને તો કેટલું નાનું થઈ ગયું. बस तो वो संकुचित को हम આપણને પેલું શત્રુંજયનું પણ કીધું જ છે કે છેલ્લે એક અંગૂઠા જેવડો રહી જશે. अभी सुनो ये जो 238 योजन का एरिया है, तो 238 योजन जितना चौड़ा और बराबर उसमें यहाँ पे शत्रुंजय था. तो अब आप समझ सकते हो कि ये एरिया बिल्कुल छोटा हो चुका है. अब शत्रुंजय की तलेटी वल्लभीपुर तो हमको पता है, उससे पहले की वडनगर पता है, उसके आगे क्या थी वो तो हमको मालूम भी नहीं है. बराबर. હા, બરોબર છે. तो तब से छोटी होते होते अंतिम जो मंदिर है वहां तक ही रह जाएगी. खाली मंदिर का एरिया 6 फुट का एरिया. जब उतना ही रह जाएगा तो वो जगह हम घटा रहे हैं, तो हम पूरे 6 खंड क्यों नहीं घटा रहे भाई. समझ में आ रही है मेरी बात. હા, એ આ મિસ્ટેક છે ને એને કોઈ માનવા તૈયાર નથી. बस अब आप अगर 6 खंड को भी घटाओगे तो ही आपका ये मध्य खंड में गंगा सिंधु के बीच में ही आपका एक गाड़ा के पहिए जैसे एरिया में ही पूरा नगर आ जाएगा ना अंतिम छठे आरे में. અને હવે એ ટાઈમ જ લાવશે. એ ટાઈમ હજુ નથી. બસ बस સમજી ગઈ હું આજે બરોબર. बस मैं ये नहीं कहूंगी. देखो ध्यान दो एक बात यहाँ पे. अब ये बात समझो, एक महत्व का मुद्दा समझो. सम्यक दर्शन ये काल में भी हो सकता है. હા હા. तो जिसने ये मान लिया ना, ऐसा नहीं है कि ये मानने वाले नहीं होंगे. હા હા, बरोबर. आप ये समझो, ऐसा नहीं कि कोई ये मानने वाला नहीं होगा. ये मानने वाले भी चाहे गिने चुने होंगे. परमात्मा का जो सपना था कि चारणी थी धर्म चढ़ासे, ચાયણીમાં ધર્મ ચડાશે, મતલબ ઘણું બધું નીચે પડી જશે. બહુ ઓછા જે હશે જે ચાયણી ચડાવીને પણ બચશે. તો એવા પણ રહેશે કે જે સમ્યક દર્શની આ કાળમાં હશે. બરાબર. હા હા. हंसे. जो भी सम्यक दर्शनी होगा ये बदलाव को देख के भी समझ जाएगा कि यही सही है और यही वही भरत क्षेत्र है, यही परमात्मा की कल्याण की भूमिया है. और जो नहीं समझ पाएगा वो कितना भी उसको बताने जाओ, उसको हाथ में आगम भी दे दोगे तो बोल देगा वो सारा गलत.
નહીં અધૂરે. સમજશે અને ત્યારે જ ભગવાનનો ધર્મ એકદમ ઊંચો જશે એમ કહે છે ને, એટલે એ બધું બસ હવે આજે મને બધું બેસી ગયું एकदम. बस बस समझ में आ गया, सबको आ गया. तो मैं ये मुद्दा आगे लूं. हाँ, किसी को प्रश्न है? નહીં नहीं नहीं. अब यहाँ पे एक ध्यान से एक और मुद्दा समझना है, जो आपका आज का जो हम ये कहते हैं ना आर्कटिक खंड, आर्कटिक और एंटार्कटिक, मालूम है ना ये जो आज पूरा बर्फ बना हुआ है, वो एरिया हम जानेंगे. क्योंकि वो है ये देखो, यहाँ आपका रशिया हो गया, ये वाला एरिया रशिया, लंदन, यूरोप, जापान, खंड नंबर 4 बराबर. और जरा उससे ऊपर जाओगे तो यहाँ आपको ऋषभकूट पर्वत लिखा है बराबर. ये पूरा एरिया आज ये महाहिमवंत पर्वत की गोद में, लघु हिमवंत की गोद में है. और ये एरिया हमारा पूरा जो आज के समय में पूरा बर्फ बन चुका है. 80 जितना डिग्री, 80 से लेके 90 तक की डिग्री, 10 डिग्री यहाँ कोई नहीं जा सकता. सारा एरिया, यहाँ का पानी, यहाँ से जो भी गंगा ऊपर से गिर रही है, वो ये पूरा एरिया बर्फ बन चुका है, जाम बर्फ. क्योंकि भरत राजा तो गए थे चक्रवर्ती और चक्ररत्न की मदद से, अंतिम चक्रवर्ती भी गए थे और यही ऋषभकूट पर्वत पे जाके अपना नाम लिखते हैं. लेकिन आज के टाइम में जैसे हिमालय नहीं जा सकते, अष्टापद में भी बर्फ हो गया, यहाँ भी बर्फ हो गया. तो अब आपको एक बात समझ में आ रही है, ये एरिया में भी बर्फ हो गया है. ये तीनों एरिया में बर्फ होने का क्या कारण? यहाँ पूरा हिमालयन रेंज बर्फ, ये नीचे का एरिया भी बर्फ, ऊपर का एरिया भी बर्फ. बोलो ये बर्फ होने का क्या कारण? कोई अपना दिमाग लगा के सोच सकता है? हाँ હા, ત્યાં નથી પહોંચવાનું. તો આ બરફ કરે કોણ? બરફ કરશે કોણ? દેવો કરશે ને, અધિષ્ઠાયક દેવો કરશે ને બરફ. हेलो, आवाज आवे छे? ये बर्फ कौन करेगा? अधिष्ठायक देव. जो देव ये अंतिम काल में हमारी पृथ्वी को खराब करने वाले है कि नहीं, 7-7 रात तक बारिश गिरा के, बस जैसे 7-7 रात तक अशुभ बारिश गिरेगी और ये बाकी का पूरा ये खंड और ये जगह छोड़ के पूरा एरिया खत्म हो जाएगा. ऐसे ही ये यहाँ भी बर्फ, यहाँ भी बर्फ, यहाँ भी बर्फ. क्यों? ताकि आप कोई ना वेताढ़े पे चढ़ पाओ, ना वहाँ की विद्याधर श्रेणी को आप देख पाओ और ना ही अंदर रहे अष्टापद को आप छू पाओ. इसीलिए यहाँ बर्फ हो गया. आप यहाँ आओ तो ना कोई ऋषभकूट पर्वत तक जाए, ना कोई पद्मद्र आगे कोई पहुंच पाए, इसलिए यहाँ भी पूरा बर्फ हो गया. और ये नीचे का एरिया कि यहाँ से वरदान तीर्थ, आप यहाँ से प्रभास तीर्थ, मागध तीर्थ, ये तो सब पानी में आ चुका है. लेकिन ये जो एरिया है वरदान तीर्थ और ये सब पानी में है. तो यहाँ तक जाते जाते तो आपको ये पूरा, आपको ये पता होगा, जो प्रभास तीर्थ है, मागध तीर्थ है, वरदान, ये सारा बर्फ है. आज यहाँ का एरिया है कि नहीं? नाम मैं बताऊं आपको, आर्कटिक, ये एंटार्कटिक नीचे का एरिया बर्फ है कि नहीं बताओ. आपने पृथ्वी में देखा होगा मैप में. तो ये भी तीनों ये अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ, सुनो. जब भी चक्रवर्ती ये खंड को जीतने आते हैं तो यहाँ आके सुस्थित देव, वरदान तीर्थ के जो देव हैं, उनको उनका अट्ठम करना पड़ता है और तब उनको वरदान तीर्थ के लिए प्रवेश मिलता है. यहाँ आते हैं तो मागध तीर्थ के लिए उनको अट्ठम करना पड़ता है और ये एरिया को जीतना पड़ता है. यहाँ गंगा देवी संभालते हैं. गंगा देवी, यहाँ सिंधु देवी का राज, यहाँ गंगा देवी का राज. समझ में आया?
उनको उस देवी का वहां पे उनको प्रभावना और पूजा और अट्ठम करके उनको प्रसन्न करना पड़ता, तब ये 3 तीर्थ में जा सकते। तो मेरा कहने का वो जब आएगा तब हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। आपको चक्रवर्ती कैसे जाते, कहाँ जाते, वो सब चीज हमें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले ये पता चल जाना चाहिए। ये सारा जो तीर्थ का एरिया है जो देवों के हाथ में है, उन्होंने ये सब जगह बर्फ डाल दिया ताकि आप जा ही ना पाओ। यहाँ भी आप देखोगे पूरी वैताड है रेंज और ये अष्टापद वाला एरिया, यहाँ भी पूरा बर्फ डाल दिया है, आप चढ़ ही ना पाओ। आप सिर्फ याद करो, आज से 2600 साल पहले जब गौतम स्वामी चढ़े थे तब बर्फ नहीं था, बराबर। अगर बर्फ होता तो गौतम स्वामी चढ़ते ही नहीं, हाँ कि नहीं? हाँ, वो चढ़ते ही नहीं बर्फ होता तो ये जब विच्छेद हुई, क्षपक श्रेणी विच्छेद हुई, अब महात्मा बोलते हैं ना ये विच्छेद हो गई, तो कहाँ गई? अब समझ में आ रहा है कहाँ गई? वैताड़ श्रेणी या विद्याधर श्रेणी, ये विच्छेद क्या बोल रहे हो? क्या पर्वती उड़ गया क्या? नहीं। हाँ, आपको वहां जाने का रास्ता विच्छेद हो गया है और वो देवों के द्वारा हुआ है, आप इतना तो समझ ही सकते हो ना। हाँ, बहुत क्लियर बात है, इतना तो भरोसा हमको होना चाहिए क्योंकि ये सारा देवो कृति होता है। सम्यक दृष्टि देवी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ। करते हैं जो भगवान। हाँ, सम्यक दृष्टि देव ने उनको तो हुक्म होता है कि अभी ये बंद कर दो, ये अभी काल खराब आ रहा है। अच्छा, हाँ। काल विपरीत आ रहा है, लोगों की जड़ वक्र बुद्धि हो गई है। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए लोग निकले थे, आप सोचो तो सही। उससे पहले 3 गांव की काया वाले किसी चढ़े हैं क्या? कोई भी बोलो। नहीं। और जब ये अष्टापद के दर्शन करने के लिए मुनि भगवंत जब ये गौतम स्वामी चढ़े, उनको तो अपने केवली बनने का वहम था, इसीलिए वो चढ़े थे। लेकिन 1500 तापस चढ़ भी रहे थे कि नहीं वहां पे तब? हाँ, तब ये चढ़ने का शौक ये जड़ वक्र बुद्धि वाले लोग काल आएंगे उसके लिए हुआ था। समझ में आई बात? तो ये काल में आप लोगों को ना, क्योंकि अब तो विमान सब होने वाला था। केवली सब चीज जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। और विमान ये उड़ना और जाना तो बाद में ही हुआ है ना। भगवान 2600 साल पहले तो कुछ नहीं था। क्योंकि तब किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसा नहीं था कि नहीं सोच सकते थे, लेकिन सोचा ही नहीं कि हमको उड़ के जाना चाहिए उधर। बुद्धि ही नहीं आएगी ऐसी। आएगी? बोलो। नहीं, इसलिए उनको ये बंद करना पड़ेगा। अरे એ વખતે 1500 તાપાસ ચડી રહેલા હતા, પણ ચડતા તો હતા ને। એવી રીતે અત્યારે પણ કેમ બધા લોકો જાય છે ને એ લોકોને ખરાબ અનુભવ થાય છે ને। वो तो तभी तो है। वो लोग अभी आप ये सोचो, खाली एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते, अरे पूरी रेंज नहीं चढ़ सकते। समझ में आ रही है ये बात? नहीं तो अभी तक तो ब्रिज बन चुका होता ना, यहाँ से जापान तक। हाँ, हो ही चुका होता। अरे आपको एक बात बताऊं मैं, आप रानी खेत जाओ नैनीताल से आगे एंड जो है उसके बाद ये चाइना की बॉर्डर शुरू हो जाती है सिर्फ 350 किलोमीटर में, जो यहाँ से सूरत या भरूच तक का एरिया है जमीन से। हाँ, लेकिन वहां से वहां तक भी आपको जाने की परमिशन नहीं। तो ये चाइना की बॉर्डर क्रॉस करके कोई चढ़ के गया क्या आज तक? ये बताओ। चलो। नहीं, क्योंकि आप चढ़ ही नहीं पाते हो। समझ में आया? आप चढ़ ही नहीं पाते। तो ये काल था, उनको पता था लोग प्लेन से उड़ेंगे, मर्जी के हिसाब से उड़ेंगे, जहां मर्जी बॉम्ब भी फेंकेंगे। बोलो, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बार्डिंग हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो क्या ये लोग अपनी वैताड़ श्रेणी खुली छोड़ देंगे? नहीं। हमारे जैसे हरामखोर लोगों के लिए आओ और हमारे ऊपर बॉम्ब डालो।
नहीं, समझ में आ रही है, मैं भाषा बोली, सॉरी। लेकिन जड़ वक्र हमारी भाषा में तो यही होगा ना हाँ, कि कितना भी बोलो बुद्धि में दिमाग में बात ही ना है, बोलो। बराबर। बराबर बराबर। इसीलिए ये सारे एरिया को ढक दिया जाता है ताकि आप जाके वहां जाके कोई और धमाल मत करो। समझ में आया? हाँ, हाँ, चल आगे जाऊं मैं? हाँ, आओ आगे जाएंगे। तो ये हो रहा है, धीरे धीरे सारी चीज आपकी क्लियर हो रही है। अब मैं आगे जा रही हूँ, ये पेज ही बदल रही हूँ। यहाँ पे जो नीचे है ये है ज्योतिष चक्र, और ये ज्योतिष चक्र जैसे ऊपर मेरू पर्वत था इसीलिए मैंने ये ज्योतिष चक्र भी यहाँ रखा हुआ है। देखो बराबर मध्य में मेरू, और चारों तरफ से जैसे 1,00,000 योजन का एरिया छोड़ने के बाद मेरू से कितना जम्बू पूरा 1,00,000 है, तो बराबर उसके बॉर्डर से, बॉर्डर के सिर्फ 180 योजन पे ही ये ग्रह नक्षत्र घूम रहे। समझ में आया? हाँ, तो ये जो सारे मान ले उसकी जो चौड़ाई है वो तो कम से कम 1,00,000 हो ही गई ना। हाँ, हाँ 1,00,000 हो ही गई। आओ चलो अब देखो यहाँ भी देखो कैसे है, ये समझ में आ गया, ये स्लोप में समझ में आ गया। ये जम्बू द्वीप है और नीचे संभूतल पृथ्वी लिखी है, जो यहाँ है संभूतल पृथ्वी से रोचक प्रदेश शुरू होंगे। बराबर। अब आपको सब चीज धीरे धीरे क्लियर हो रही है आज पिक्चर में? हाँ चलो बहुत अच्छा। अब आओ ये पिक्चर जरा हम पूरा समझ लें, फिर आपको लगेगा कि चलो टाइम हो गया है तो बोल देना, पर मेरे ख्याल से अभी तो टाइम है। बराबर बराबर। आओ चलो। હેલો બિંદુબેન કેટલા વાગ્યા સુધી ચલાવવા? આ પિક્ચર ની કનેક્ટિવિટી છે ત્યાં સુધી જ ચલાવીશ। એટલે અડધો કલાક હજુ? ના ના બસ આ પિક્ચર લાસ્ટ પૂરું થઈ જશે, હમણાં જ થઈ જશે 15 મિનિટમાં જ। ઓકે 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 હા, કેમ કે આ ખાલી પછી છે ને, થોડું 3:15 બરોબર આવી જશું તો થોડુંક હા હા 5:15 સુધી બંધ થાય ના ના તો સારું. ના ના 5:15 ને વહેલું જ થશે, ખાલી પણ આ શું તમારે હમણાં જ્યોતિષ ચક્ર ગયું ને એટલે એ પૂરું કરી દઉં બસ। ओके थैंक यू। हाँ देखो ये जम्बू द्वीप है, हम सब कब से समझ रहे हैं ना, वो आपको आज ही समझ में आ जाए। ये जो पूरा आपका जम्बू द्वीप का एरिया है उसके बाद लवण समुद्र है, पर ये जो जम्बू द्वीप की बॉर्डर है ये जगती है, देखो ये आपको कलर में दिख रही है। बराबर ये जगती है, तो बराबर ये जगती की बॉर्डर और लवण ये दोनों में मिला के ये ज्योतिष चक्र घूम रहा है। देखो आपको यहाँ दिखेगा जम्बू द्वीप का तो इतना ही छोटा है देखो, लेकिन लवण का उसके बाद दिख रहा है आपको। ये मैं फिर से देखो ध्यान में लेके जा रही हूँ, ये जम्बू द्वीप का एरिया है, बराबर जम्बू का चक्र उतना ही है। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? एक ही मेरू पे 2-2 ज्योतिष चक्र है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, एक है जम्बू का, दूसरा है लवण का। मेरू एक ही है जम्बू का, बाकी की जगह बीच में छोड़ के जो लवण का एरिया है वो लवण के एरिया के ऊपर से लवण के सूर्य चंद्र भी घूम रहे हैं। ये एक ही है जम्बू द्वीप जहां ये इसका भी सूर्य चंद्र घूमेगा, जम्बू का भी और लवण का भी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, हाँ तो जम्बू के 1,00,000 योजन के एरिया में ये जम्बू का 1,00,000 का सूर्य मंडला हो गया, लेकिन लवण में 1,00,000 योजन छोड़ के है, तो बराबर लवण का भी 1,00,000 योजन और जम्बू का भी 1,00,000 योजन, मतलब 1,00,000 इधर 1,00,000 इधर 2 और जम्बू का 1। लवण का जो ये मंडला का एरिया है वो 3,00,000 के अंतर में है। कितने अंतर में? 3,00,000। ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक इसमें 3,00,000 का अंतर होगा, और जम्बू में ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर में 1,00,000 का अंतर होगा। अब ये बात क्लियर हो गई? हाँ, बोलो कोई प्रश्न है? मेरे को अभी इतना ही समझाना है बस। नहीं, अब यहाँ है लवण। जो जम्बू का जो 1,00,000 का अंतर था उसमें देखो जम्बू के 2 सूर्य, एक यहाँ और एक यहाँ दिख रहा है आपको। ये सारा मैंने आपको बुक में पिक्चर के साथ दे दिया है, आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। जब बुक आपके हाथ में आ जाएगी ना तब बहुत इजी हो जाएगा। ये समझ में आ गया? हाँ,
और 2 चंद्र बराबर देखो काट बराबर 50, अगर ये 1 लाख का एरिया है जम्बू के, तो आपको उसमें 2 सूर्य एक से दूसरा 50,000 योजन के दूर और एक से दूसरा चंद्र 50,000 योजन दूर। समझ में आ गया? अब आओ मेरू के मंडल में, अरे लवण के मंडल में 2 की जगह 4 सूर्य है। देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। 4 सूर्य समझ में आ गए? चारों आ गए। और चंद्र देखो यहाँ गोल सफेद ही दिख रहा है, ये सफेद है ना इसलिए, पर यहाँ ये लाइन कटी हुई मालूम पड़ जाएगा। ये एक चंद्र, ये दूसरा चंद्र, ये तीसरा चंद्र, ये चौथा चंद्र। तो 4 सूर्य 4 चंद्र लवण के मंडल में है। और लवण का मांडला 3 लाख योजन अंतर में है, मतलब इसके मांडले ही अलग हो गए। बराबर? और जम्बू के 2 सूर्य 2 चंद्र ऐसे 1 लाख के अंतर में है, तो इसका भी मंडला अलग हो गया। तो इस प्रकार से जम्बू के 2 यहाँ लिखे देखो, जम्बू के 2 सूर्य 2 चंद्र, लवण के 4 सूर्य 4 चंद्र, तो टोटल कितने हो गए? 6 सूर्य 6 चंद्र जम्बू के मेरू को गोल गोल घूमते हुए दिन रात बनाएंगे। बराबर? और इसमें ना कभी भी बराबर एक स्थिति आएगी, उसको भी ध्यान दो। बराबर ये लवण के 2 सूर्य के बराबर मध्य में जम्बू का सूर्य आएगा। क्लियर हुआ? इस तरफ भी 2 सूर्य के बराबर मध्य में जम्बू का सूर्य आएगा, बराबर मध्य में। तो अब आप ये सोचो, खाली एक दिमाग लगाओ, अगर आप जम्बू द्वीप में पीछे के एरिया की बात करिए मैं, जैसे कि ये जो ऊंचाई पे जैसे आप देखोगे तो एंटार्क्टिक और आर्कटिक दोनों ऊंचाई पे है। तो आप दोनों से अगर आर्कटिक से भी देखोगे ऊपर चढ़ने के बाद, तो आपको 3 सूर्य दिखाई देने चाहिए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। दिखाई देगा कि नहीं? हाँ, दिखाई देगा ना। जम्बू का तो खुद है वहां खड़े, वहां तो सूर्य दिखाई देगा उनको, राइट? पर एक तरफ उदित होता है और एक अस्त होता है, वो भी दिखाई देगा ना, दोनों दिखाई देगा। तो एक साथ 3 सूर्य तक आपको दिख सकते हैं। क्लियर हुआ? बस आज आपका यहाँ खत्म हुआ। अब ये पूरा ऐसे पिक्चर तो समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार आप ये जरूर देख लेना। अब बाकी के जो भ्रमण है वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है? बाकी के पिक्चर हम बाद में करेंगे, आज इतना ही बस। कोई प्रश्न हुआ है तो पूछो। आज हम जगती કીધું ને જમ્બોની જગતી, हाँ, तो एक्चुअली એનો અર્થ શું થાય? जगती का मतलब एक बॉर्डर बनाई है, दीवार है वो 8 योजन ऊंची, 12 योजन ऊंची, 8 योजन जाड़ी, ऐसी एक दीवार है। और जो लवण समुद्र और जम्बू द्वीप के मध्य में, हर एक द्वीप में ये जगती होती है, बॉर्डर होती है, और उसके 4 द्वार भी होते हैं। जगती ही होती है, जो 2.5 द्वीप है सब में जगती मिलेगी आपको। देखो ये जो द्वीप है, और यहाँ एक दरवाजा, पीछे एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा, और यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में 4 दरवाजे भी होंगे। समझ में आया? चारों उसके नाम भी है, विजय द्वार, जयन द्वार, अपराजित द्वार, वैजयन द्वार, और चारों के देव भी है, विजय देव, जयन देव, अपराजित देव, અને ચોથું હું શું બોલી હતી? વિજય, જયંત, अपराजित, અને ચોથું નામ ભૂલી ગઈ ને હમણાં જ। चारों देव उसकी अधिष्ठायक देव है, उसकी जगती की रक्षा करते हैं, और चारों के द्वार भी है। अब खाली इमेजिन करो, वो जो ऊंचा बताया है ना लवण,
हमारे से 10,000 योजन ऊंचा बताया है आज के हमारे सारे पिक्चर्स में। जो मैं कह रही हूँ ये ऐसा नहीं हो सकता। अब आप इमेजिन करो, ये दरवाजे से पानी अंदर आएगा कि नहीं आएगा? दरवाजा खोलने के लिए ही होता है, बराबर, आने जाने के लिए, बराबर। हाँ, तो आप जब भी दरवाजा खोलोगे पानी पूरा अंदर नहीं आएगा क्या? अगर 10,000 योजन ऊंचा होता तो दरवाजा होता जगती को? नहीं, जरूरत नहीं। बस, तो दरवाजा के कारण से ही समझ में आ गया कि ऊंचा, इतना ऊंचा लवण होना ही नहीं, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कुछ चीज ऐसी है जो आपको ऐसे ही समझ में आएगी कि ये इम्पॉसिबल है, यही ठीक है, बराबर। हाँ, क्योंकि 10,000 योजन अगर लवण ऊंचा है तो जगती का दरवाजा तो पानी के अंदर ही हो गया ना, पानी के अंदर ही हो गया। और ये जगती का दरवाजा पानी के अंदर क्या, रत्नप्रभा नारकी में हो गया, क्योंकि वो 1000 योजन नीचे। तो आपने रत्नप्रभा नारकी मानी है कि नहीं? बराबर। तो ये सब बातों से अभी आपको यही पढ़ना है, अभी वो पढ़ना ही नहीं है, वो आपने पहले पढ़ लिया, बराबर। अभी खाली उसको आप तालमेल करोगे, बस तालमेल के मामले में थोड़ा आएगा, लेकिन ये कितना सही है और क्यों सही है उसके साथ हम पढ़ेंगे। અચ્છા, આજે તમે હમણાં અમને સમજાવ્યું એ જ વસ્તુ બુકમાં લખેલી પણ છે? બુકમાં તો લખેલી હોય જ ને, આ ફોટા એ જ તો આપું છું તમને, એટલે ફોટાની સાથે જ સમજાવેલું છે. હા, તો ફોટાની સાથે આગમનાની સાબિતી છે બેન. મારું સમજાવેલું તો લખાણ મેં મૂક્યું જ નથી હજુ. બરોબર છે. હું આગમની સાબિતી મૂકું છું કે ભાઈ આ કેમ આ લવણ 1000 યોજન ઊંડો નથી, 1 લાખ ઊંડો છે. એ આગમના પાઠ મૂકું છું સાથે. આ મારું સમજાવવાનું લખું તો 2000 પાનાની ચોપડી થાય. બરોબર છે. બરાબર. સરસ. હા, બસ હવે આજે આવી બુક તો આવી જ ગઈ છે 4 દિવસથી. આજે મને બધું એડ્રેસ ને બધું લઈને એના પર એક કવર આવી ગયા. કવર કાલે જ આવ્યા, કવર પરમ દિવસે આવ્યા, शनिवार. कवर को मैं पैक करूंगी, अंदर एक पंचांग भी रखूंगी जो हमारा इस वर्ष का पंचांग है वो, और ये किताब, और ये दोनों कुरियर कराऊंगी. कुरियर वाले को फिर दे दूंगी आपका एड्रेस, और ऊपर सब लिख के मुझे उसको पैक करके फिर भेजना पड़ेगा. कुरियर वाला घर पे आके लिए जाएगा, बराबर. હા હા, કરો ને, કઈ વાંધો નહીં. બાકીના જેના પ્રશ્નોત્તરી ચાલે, જેને બંધ કરવું એ નીકળી શકો છો. હા, બરાબર. હા હા, બોલો, આજ મજા આવી? સાચું જાણવાની મજા અલગ જ હોય બેન. સત્ય, મને તો આ જાણ્યા પછી તો એટલી ખુશ થઈ છું કે પૂછો નહીં. આટલી મહેનત એના માટે જ કરું છું કે આ બધાને ખબર પડે કે સાચું આ છે, ભગવાન કહી ગયા એ આ જ સાચું છે. સમજ્યા? પૃથ્વી હવામાં નથી, પૃથ્વી જમીન પર છે, અને જમીન પર છે, આ બધી એની સાબિતી છે. એટલે આ સાબિતી જોડે આપવાની મજા કેટલી આવે વિચારો. મહાત્માઓ સાથે આની ચર્ચા કરવાની કેટલી મજા આવે. આમાં ક્વેશ્ચન આન્સર્સ નથી. આ બુકમાં નો ક્વેશ્ચન આન્સર, કારણ કે આગમ પાઠ છે ને, पूरी आगम के भाषांतर को ही मैंने रखा है. इसलिए नो આ બુકમાં નો ક્વેશ્ચન આન્સર્સ. આ તમારે બધાએ ખાલી ભણવાનું જ છે. અને જ્યારે પેલા ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખો ને ત્યારે મુદ્દો આ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. હવે એમાં તમને પૂછે કે જંબુદ્વીપના મેરુને ફરતા માંડલા વર્ણવો, તો તમારે ખાલી જંબુનું માંડલું નથી વર્ણવવાનું, બંનેનું વર્ણન કરવાનું. બસ, એટલે તમારે મગજમાં એમ બેસાડી જ દેવાનું છે કે મેરુના જંબુના મેરુને, જંબુના પણ 2 ચંદ્ર અને લવણના 4 ચંદ્ર, જંબુના 2 સૂર્ય અને લવણના 4 સૂર્ય, એમ 12 સૂર્યના 2 અલગ અલગ માંડલામાં રહી અને જંબુને પ્રદક્ષિણા કરે છે, જંબુના મેરુને. બસ આ તમારું મેઇન સેન્ટેન્સ આવવું જોઈએ.
બરાબર. એટલે પ્રશ્નોત્તરી તો ઓલી જ આવવાની છે, પણ લખાણ તમારે, એટલે આમાં મેં કોઈ પ્રશ્ન નથી રાખ્યો. ઓકે ઓકે. આ તો તમારે ખાલી ભૂગોળના આકારને એને કઈ રીતે સમજવાનું છે. પેલામાં તો પ્રશ્નો છે જ આ જ બધા, એટલે તમારે ફોકસ આને આપવાનું છે. પેલું પણ ગણિત સમજવાનું તો ખરા ને, જે છે તો જ તમને આની ખબર પડશે, રાઈટ? હા, તમારે તો એક નહીં 2 ગણિત ભણવાના, અને 2 ગણિત ભણ્યા પછી જ વિચારવાનું કે આમાંથી હકીકતમાં તમે વધારે સત્ય તમને કોની નજીક લઈ જાય છે. જે સત્યની વધારે નજીક જાઓ એમ પરમાત્માની આ વાતો તમને વધારે સાચી, મને તો વધારે સાચી જણાતી ગઈ. જેમ વધારે નજીક જતી ગઈ એમ વધારે સત્ય જણાતું ગયું. સત્ય જણાતું ગયું એમ વધારે મજબૂત થતી ગયું. સમજ્યા? કારણ કે પેલો મુદ્દો તો એમાં જ ઉડી ગયો. 5 યોજનમાં જો તમને સૂર્યચંદ્ર 12 કલાક લો છો, સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્તને 12 કલાક લો છો 5 યોજનમાં, તો 1 લાખના તમારા જંબુના તો તમારા 200 સૂર્ય બી ઓછા પડશે. તો આ તો તમારી ભગવાનની વાતથી બી વિપરીત ગયા. હા, ક્યાંથી સાચું હોય? તમે 5 યોજનનું ભરત ક્ષેત્ર મૂકો છો તો સામે તમે એના સૂર્યચંદ્રના કલાકો તો મૂકો જોડે. હા, સૂર્યચંદ્રના કલાકોથી તમારો તાળો જ નથી મળી રહ્યો. તમે 5 યોજનનું ભરત ક્ષેત્ર માનવું કેવી રીતે પછી? અને 500 યોજનના ભરત ક્ષેત્રમાં તો પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં જાઓ છો ત્યારે 12 કલાક છે એમ ભગવાને કહી દીધું. તો આમાં પણ એવું જ છે ને, આ છેડેથી આ છેડે 12 કલાકનો ફરક છે કે નહીં? આજે તમે જાપાનના આ બાજુથી સૂર્યોદય, જે પહેલા સિટીમાં સૂર્યોદય જુઓ, અને આ બાજુ અલાસ્કાનો છેલ્લા સિટીનો સૂર્યોદય જુઓ. પર્વતમાળાની તો હું વાત બી નથી કરતી. તમને બરાબર 12 કલાકે સૂર્યનો ડિફરન્સ દેખાય જ છે, રાઈટ? આજે ન્યુયોર્ક અને જાપાનથી ન્યુયોર્કથી લઈને આપણા સુધીમાં 9 થી 9.5 કલાકનો સૂર્યોદય છે, બરોબર? તો પછી જાપાનથી લઈ ન્યુયોર્કથી આપણું ગણો, હવે તમે જાપાન સુધી ગણો તો ઓટોમેટિકલી 12 કલાક થયા કે નહીં? પછી તમે એને માનો કેવી રીતે કે આવી રીતે નથી? પછી પણ જો તમે એને 5 યોજનમાં માનો તો આટલી મોટી તો ભાઈ આપણાથી ભૂલ ન કરાય. હા, બરાબર. અને પૃથ્વીને હવામાં માનીએ, કલ્યાણક ભૂમિને તો કે માની જ નહીં. ભગવાન થોડી હવામાં ફરે, હવામાં તો ઓલરેડી છે, કારણ કે નીચે તો વેક્યુમ જ છે. હવામાં તો તમે આમ પણ છો. નરક પૃથ્વીને આપણી તિર્યકલોકની વચ્ચે વેક્યુમ તો ભરેલું છે, અવકાશ અંતર. બોલો, નથી? છે જ. અને આ બાજુથી બર્મુડા ટ્રાયંગલ ખેંચે, આ બાજુ ડ્રેગન ટ્રાયંગલ ખેંચે, આપણી ઉમગના ખેંચે, ને અહીંયાથી પણ નિમગ્ના, ને અહીંયાની પણ નિમગ્ના ખેંચે. તો એ પણ સાબિત છે, એ પણ સાબિતી છે. તો ક્યાં તમે ખોટા છો? અચ્છા, આ બધું જ જતું રહે છે અવકાશ અંતરની અંદર જે ખેંચે, ક્યાંથી તમારું કશું પાછું આવે છે? બોલો. હા, અને ખેંચાઈ જાય છે ઉપરથી, ઉડતું વિમાને ખેંચાઈ જાય. હા, જો એ વિમાનને કોઈ વાદળ કે એનો સપોર્ટ મળી ગયો, સમજો કે મોટું વાદળું છે અને ઉપરથી વિમાન નીકળ્યું, તો એકવાર એ ડિસ્ટ્રેક્ટ થશે પણ ખેંચાશે નહીં, રાઈટ? કારણ કે વાદળા નથી ખેંચાતા, એ અજીવ છે. એ અજીવ છે. વિમાન જીવ છે, કારણ કે પેટ્રોલ વગર વિમાન ચાલવાનું નથી. સમજાય ને? વાદળા કઈ પેટ્રોલ થી ચાલે છે? ના, એ વાદળા તો અજીવ છે, અજીવ તત્વ છે. એના ઉપરથી જાય, એ નહીં ખેંચાય, પણ જીવ તો ખેંચાઈ જશે કે નહીં? એમાં તમે બધા જીવતા બેઠા છો. વિમાન ખાલી પતરાનું, પણ અંદર જીવ જ બેઠા છે ને બધા. અને પેટ્રોલ થી ચાલે છે વિમાન, એટલે જીવ તત્વને તો ખેંચાઈ જતા ક્યાં વાર લાગવાની? ચાલો, તમે જુઓ, રાજા પણ નિમગ્ના કેવી રીતે ક્રોસ કરે છે. આ છેડેથી આ છેડે આખો બ્રિજ બને, આખો બ્રિજ બનાવે જે સેનાપતિ રત્ન છે, અને બ્રિજ ઉપરથી સૈન્ય પાસ થાય. બ્રિજ બી તો અજીવ છે, બ્રિજ બી અજીવ છે. એટલે અજીવ ઉપરથી તમે નીકળશો તો તમે પાસ થઈ શકશો, જીવ ઉપરથી નીકળશો તો તમે પાસ નહીં થઈ શકો. બરાબર? तो नीचे बर्मुडा ट्रायंगल में सारी चीज जमीन के नीचे उतर रही है. उसका कारण भी तो ब्लैक होल ही हुआ, अवकाशांतर ही हुआ. निमग्ना नदी नीचे से पानी को खींच रही है, और जब तक वो खींच रही है नीचे, अच्छा, निमग्ना का पानी भी तो नीचे जा रहा है, अवकाशांतर ही खींच रहा है. बोलो. फिर भी वहां पे ऐसी जगह या पानी की उत्पत्ति तो जीवोत्पत्ति जो हम बोलते हैं ना, अपकाय जीव उत्पन्न होते रहते हैं.
और अपकाय की उत्पत्ति का ये स्थान है, तो कितना भी खींच ले वहां नई जल उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पे अपकाय की योनि है। बराबर बराबर। तो जहां अपकाय की योनि है वहां पानी, और पानी अगर खींच के नीचे जा रहा है, भंवर में ऐसा ही हो रहा है, पता है? जो भी भंवर होता है, पानी में भंवर उठता है, वो ऐसे ही पानी खींचता ही जाता है। वो पानी कहाँ जाता है मालूम ही नहीं हमको। तो जितने जितने भंवर बने हैं वहां से नीचे उसको ब्लैक होल मिलेगा ही मिलेगा। राइट? तो ये निमग्ना नदी है, और वही 2 जगह है जहाँ भगवान ने बोला, वहीं पे आज भी मिल रहे हैं हमको, ये प्रूफ है। ऐसे ही सिंधु और गंगा नेपाल और पाकिस्तान के मध्य में, वो भी प्रूफ है। और बराबर उसी के मध्य में ही ये वैतड है कि 9 फुट, और आज के भी टॉप 10 माउंटेन 2 के मध्य में ही है, सबसे ऊंचे। और हमारे में भी शास्त्र में परमात्मा ने वैतड के 9 पर्वत सबसे ऊंचे बताए। बहुत सारे वैतड में तो पर्वतमाला, लेकिन 9 पर्वत सबसे ऊंचे, उसी पे शाश्वत जिनबिम है। तो वो तो गंगा और सिंधु के मध्य में ही आने चाहिए बस, क्योंकि शाश्वत है। तो इस तरह से ये पूरा होगा। अब हम ये बार बार पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। खाली यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो जरूर पूछिए। बराबर? हम प्रूफ के साथ जा रहे हैं इसलिए। चलो, जय जिनेन्द्र। कल वापस यही टाइम पे शुरू हो जाएगा, ठीक है? 3:15। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलो। મેં તમને એક કુંડળી મોકલેલ છે